इनमें से आप बताइए कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। बहुत इजी सी बात है, कुछ मुश्किल बात नहीं है, आप लोग आसानी से जो है ना इसका आंसर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट जो पार्ट अगर होता है ना हमारा, तो वो कौन सा होता है, उसको आप लोग बिट कहते हैं। बिट से छोटा कंप्यूटर की लाइफ में कुछ नहीं होता है। स्टोरेज के लाइफ में अगर बात स्टार्ट करते हो तो बिट सबसे छोटा पार्ट है। अगर मैं यहां पे लिखूं आपके आगे सबसे पहले बिट, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बिट का फुल फॉर्म आपका होता है क्या, बाइनरी डिजिट होता है, ये याद रखिएगा। बिट का फुल फॉर्म होता है आपका बाइनरी डिजिट, ये सबसे छोटा पार्ट है, याद रखिएगा। बाइनरी डिजिट होता है बिट का फुल फॉर्म। फर्स्ट थिंग है आपको जो याद रखना है। सेकंड जो आप लोगों को याद रखना है वो ये कि बाइनरी डिजिट के बाद में आप लोग स्टार्ट करते हो तो आगे 4 बिट एक साथ लोगे आप लोग। 4 बिट का क्या बनेगा, 4 बिट का बनेगा आपका एक निब्बल बनेगा। ये भी बात आप याद रखना। पहले आपका होगा क्या, एक बिट होगा बाइनरी डिजिट, उसके बाद में आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पे 4 बिट, 4 बिट का क्या आएगा आपके पास में, एक निब्बल आएगा। उसके बाद में अगर मैं कहता हूं 8 बिट एक साथ में लेता मैं, तो 8 बिट का क्या बनता, 8 बिट का जो है ना 1 बाइट बनता। जो आपके ऑप्शन में ये बाइट दिखा रखा है ना, इस बाइट का कैपेसिटी कितना होता है आपका, 8 बिट का 1 बाइट बनता है, याद रखना। और अगर मैं आपको कहता कि यहां पे मेरे पास में 16 बिट होते तो 16 बिट का क्या बनता, तो 16 बिट का एक वर्ड होता है आपका, 1 वर्ड लेंथ इज इक्वल टू 16 बिट। एक वर्ड लेंथ जो होता है ना आपका वो 16 बिट का रहता है आपका। इसके बाद में और बहुत सारी यूनिट स्टार्ट हो जाती है हमारे पास में। लाइक कौन कौन सी यूनिट है, अगर मैं आपको मैक्सिमम तक लेके जाने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो सबसे पहली बात हमारे पास में रहेगी क्या, मैंने 1 बिट कहा था ना सबसे पहले, तो आपके आगे 1 बिट के बाद में क्या कहा था, 4 बिट। 4 बिट को क्या कहा था मैंने, 4 बिट को कहा था एक निब्बल, ठीक है ना। 4 बिट के लिए मैंने एक निब्बल कहा था। अगर मैं कहता हूं 8 बिट, तो 8 बिट का क्या होता है आपका, 8 बिट का होता है 1 बाइट होता है आपका, ठीक है ना, 1 बाइट। अगर मैं कहता 16 बिट, ठीक है ना, तो 16 बिट का क्या रहता है, 16 बिट का आपका एक वर्ड रहता है, 1 वर्ड लेंथ है ये। उसके बाद में 1024 अगर मेरे पास में बाइट आ जाते हैं, 1024 बाइट, सॉरी क्या लिखा ये, 1024 बाइट अगर मेरे पास में आते हैं तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 1 KB, जिसको किलो बाइट कहते हो आप। 1024 अगर मेरे पास में किलो बाइट होते हैं तो इसका क्या बनेगा, इसका एक MB बनेगा। MB को आप लोग मेगा बाइट भी कहते हैं और MB को आप लोग मिलियन बाइट्स भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में आता है कि मिलियन बाइट्स किसे कहते हैं, तो मिलियन बाइट्स यही रहता है आपका, इसको भी आप याद रखिएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास में 1024 मिलियन बाइट्स है, मेगा बाइट है, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा आपका एक TB बनेगा, जिसको आप लोग टेराबाइट्स, सॉरी इसका एक बनेगा GB। GB का गीगा बाइट होता है, या इसको आप लोग बिलियन बाइट भी कहा कर सकते हैं, ठीक है, बिलियन बाइट। ऐसे ही अगर मेरे पास में 1024 गीगाबाइट है तो इसका बनेगा एक TB। TB का मतलब होता है क्या आपका, टेराबाइट, ठीक है ना, टेराबाइट। ऐसे ही मेरे पास में 1024 अगर टेराबाइट है, TB है, तो इसका क्या बनेगा, इसका एक बनेगा आपका PB। PB का मतलब क्या होता है आपका, पेटाबाइट होता है, ठीक है ना, पेटाबाइट। 1024 अगर मेरे पास में पेटाबाइट है, ठीक है ना, पेटाबाइट है, तो इसका बनेगा एक EB। EB का मतलब होता है डियर एक्साबाइट होता है। अगर 1024 मेरे पास में एक्साबाइट है तो इसका बनेगा क्या, ZB। ZB का मतलब होता है आपका जीटाबाइट होता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ZB का आपका जो है ना वो जीटाबाइट होता है, इसको भी आप लोग जो है ना वो याद रखिएगा, ठीक है ना, ZB जीटाबाइट। उसके बाद में आपके पास में जो है ना जीटाबाइट के बाद में क्या आता है, जीटाबाइट के बाद में आपके पास में आएगा 1024 अगर जीटाबाइट है तो इसका बनेगा एक YB। YB का मतलब होता है क्या, योटाबाइट होता है। 1024 अगर योटाबाइट है तो इसका बनेगा एक BB। इसका मतलब होता है BRONTO, ब्रोंटाबाइट होता है, ठीक है ना, ब्रोंटाबाइट। और सबसे लास्ट में आता है 1024 अगर ब्रोंटाबाइट आता है तो इसका बनेगा एक GEOUP, जियोप बाइट आता है। लास्ट सबसे लास्ट यही है आपका। तो ये सारे मेमोरी के सीक्वेंस है। यहां से भी एक आधा क्वेश्चन आपके निकल सकता है, आ सकता है, पूछा जा सकता है। आप लोग इनको आसानी से जो है ना कैप्चर कर लीजिएगा अपने दिमाग के अंदर, ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन जो है ना यहां से मिस ना हो। सारी की सारी चीजें आप लोगों को जो है ना पैरेलली याद हो जाए। इनको लिख सकते हैं कॉपी पे तो लिख लीजिएगा, याद है तो मत लिखिएगा। और अगर आपके पास अभी लिखने का नहीं है सिस्टम तो आप लोग एक सिंपली क्या करिएगा, फिलहाल तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जो है ना आगे आप लोग इनको लिख पाएं बाद में, ठीक है। सिंपली अगर कोई डाउट हो आप लोगों का तो पैरेलली वो डाउट तो जरूर ही पूछ लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहली बात आपको डाउट क्लियर करके ही चलना है, ठीक है।
चलिए सर, ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो कौन सा रहेगा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये वाला, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या होती है? कोई भी वर्ड होता है और उस वर्ड को अगर आप लोग मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो उसको आप लोग कैसे मेजर करेंगे? अब कंप्यूटर के अंदर कोई भी वर्ड मेजर करना होगा तो कैसे मेजर कर पाएंगे? आप लोग बता सकते हैं आप लोग कैसे मेजर करेंगे? कमेंट करके। मीटर में मेजर करेंगे या बाइट में मेजर करेंगे या बिट में मेजर करेंगे या आप मिलीमीटर में मेजर करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका? मेजर करने के लिए बात देखो, जो पहला सवाल पूछा है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही ये दूसरा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। इसको भी आप लोग बिट ही कहोगे, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटा पार्ट जो मेजर करने के लिए है ना, वो एक यूनिट होता है जिसको आप लोग बिट के नाम से जानते हो। सबसे छोटा पार्ट आपका बिट ही है, याद रखना। तो इसका सही आंसर भी क्या रहेगा? बिट रहेगा आपका। बिट ऑप्शन में ना रहता तो मैं बाइट लगा सकता था, चल जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा है क्या? द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय। कंप्यूटर की जो मेमोरी है ना, वो मेजर की जाती है, और किस में मेजर की जाती है भाई? अब ऐसा ऑप्शन आपको दिया है तो किस में मेजर की जाएगी? देखो, तरीका वही है, क्वेश्चन का आंसर स्टिल अभी भी वही है भाई। अब तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन पढ़ा दिए, तीनों के आंसर भी बिट ही है, याद रखिएगा, लेकिन तीनों की स्टेटमेंट बिल्कुल अलग थी। यही एक तरीका होता है पढ़ने का, यही एक तरीका होता है मॉक टेस्ट करने का। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के कई बार पूछते हैं ना वो, तो आप लोग आंसर क्या दे दीजिएगा, थोड़ा संभल के दीजिएगा उन केस में आंसर। ये भी आपका है, मेमोरी की कंप्यूटर की मेजर किस में करते हैं आप लोग? बिट्स में ही करते हैं। सबसे छोटा भी यही है, लेंथ वेंथ भी पूछ ले आपसे तो भी वही रहेगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इसका सही जवाब क्या देते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा है कि विच सर्किट इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। हाँ, अब थोड़ा सवाल आया है अलग सा, और इसका सही आंसर क्या रहेगा ये देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। हर्ट्ज नहीं है बेटा, हर्ट्ज किसी ने आंसर दिया है। हर्ट्ज का मतलब होता है वो फ्रीक्वेंसी को स्टोर करता है। HERTZ, हेनरी हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती यानी कि बारंबारता को बनाया था, इसलिए उन्होंने अपनी यूनिट अपने नाम से ही रख ली, हेनरी हर्ट्ज के नाम से ही। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। आपके कंप्यूटर के अंदर जो है ना, आप लोग कंप्यूटर की स्पीड भले ही हर्ट्ज में मेजर कर लो, लेकिन यहां पे आप कंप्यूटर की स्पीड नहीं, मेमोरी की बात कर रहे हो, तो आप बिट में मेजर करोगे। इस बात को भूलना मत आप लोग, ना ही गलत करना, ठीक है। हाँ जी, तो इसका क्या आंसर होगा कि विच सर्किट इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। 1 बिट के डेटा को स्टोर करने के लिए आप लोग इनमें से कौन से सर्किट की जरूरत पड़ती है आपको? बताइए, रजिस्टर की जरूरत पड़ती है, वेक्टर की जरूरत पड़ती है, या फ्लिप फ्लॉप की, या एनकोडर की जरूरत पड़ती है? देखो, जाहिर सी बात है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो ये सी वाला ऑप्शन है, ये तो कोई खास बन नहीं रहा है लायक भी, इसको भी हम ठीक करेंगे अब, ठीक है। एनकोडर की बात करूं तो यहां पे इसका भी कोई लेना देना है नहीं। ये 2 ऑप्शन है जिसमें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा द्वंद्व लगेगा, थोड़ा पजल होगे, कंफ्यूज होगे आप लोग। कैसे कंफ्यूज होगे बताता हूं। आपका सही तो आंसर है इसका फ्लिप फ्लॉप, याद रखिएगा। बी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ठीक है इसका। कैसे ठीक है देखते हैं। आपके पास में 1 बिट है ना, 1 बिट, इसको स्टोर करने के कई सारे तरीके हैं। लाइक आपके पास में हो सकता था इसको स्टोर करने के लिए कैपेसिटर हो सकता था। कैपेसिटर जो है ना, 1 बिट को स्टोर करने वाला डिवाइस है। पहली तो बात ये याद रखना। दूसरी बात, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास में 1 बिट को और स्टोर कैसे कर सकता था मैं, 1 बिट को स्टोर करने का मेरे पास में एक तरीका और भी था, वो था ट्रांजिस्टर था। मैं ट्रांजिस्टर में भी स्टोर करवा सकता था। मेरे पास में एक तरीका और भी है जिसका नाम है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप भी एक सर्किट का नाम है जिसके अंदर 1 बिट को स्टोर किया जाता है। यहां अगर मैं स्टोर करता ना तो मेमोरी स्लो हो जाती मेरी, और यहां अगर मैं स्टोर कर रहा हूं ना तो मेरी मेमोरी फास्ट हो जा रही है। तो मुझे आजकल के जमाने की बात यूज करनी है, तो ये आपका आंसर सही रहेगा। इतनी तो बात तुम्हें समझ में आई है, ठीक है ना। अच्छा, इस रजिस्टर की बात बताते हैं कि ये क्या है सर जी, बता दो। ठीक है, हाँ जी बताते हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के रूप में आप पढ़ते हो ना, तो 2 चीज पढ़ते हो। एक तो आप पढ़ोगे क्या, रजिस्टर पढ़ोगे, जो आपके ऑप्शन में आगे दे ही रखा है रजिस्टर, ठीक है ना, रजिस्टर। और दूसरा जो है ना आपकी मेमोरी होती है कैश मेमोरी है। तो ध्यान रखना, ये खुद मेमोरी का नाम है और यहां डेटा स्टोर होता है, ये सर्किट का नाम है। इसलिए आंसर तुरंत यही आ रहा था। इन्होंने क्या पूछा था, विच सर्किट इज यूज्ड, कौन सा सर्किट यूज होता है, में किस में स्टोर होता है।
ये पूछा था। ये तो खुद ही मेमोरी है, ये तो खुद ही मेमोरी का ही नाम है, याद रखना। तो ये रजिस्टर जो है ना, ये आपके कंप्यूटर के अंदर फास्टेस्ट मेमोरी है, याद रखना। सबसे तेज मेमोरी होती है बच्चा ये, ठीक है, सबसे तेज मेमोरी है ये, सबसे तेज मेमोरी। और ये सेकंड फास्टेस्ट होती है आपकी, ये सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है। पहले नंबर पे फास्टेस्ट कौन सी है? रजिस्टर है। दूसरे नंबर पे कैश है। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो रजिस्टर ही लगाओगे, अलग अलग आए तो कोई बात ही नहीं है, कोई सी भी लगा सकते हो, फिर तो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे आपका, है ना। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करवाते हैं और कुछ ऐसा ही इसमें सिखाते हैं आपको। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही लेके चला हूं मैं। द मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहा हूं वैसे। द मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द पोजीशन ऑफ डेटा इन मेमोरी स्पेशली आर, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने की जगह को क्या कहा करते हो आप लोग? ये क्या सही आंसर रहेगा? मतलब आप लोग मेमोरी के अंदर कुछ भी स्टोर करते हैं तो ये कहां स्टोर करते हो आप लोग? शाबाश, इसका सही आंसर जो है ना, किसी ने बी ऑप्शन दिया है तो ठीक है, बिल्कुल एड्रेस इज द राइट आंसर, ठीक है ना। सर क्या और भी क्लासेस लेकर आओगे? हाँ डियर, कोशिश करेंगे हम लोग कि मंडे से जो है ना रेगुलर क्लासेस हम लोग ले पाएं, ठीक है ना। यानी कि कल नहीं परसों से शाम को 7 बजे से 8 बजे तक जो है ना आपकी रेगुलर क्लासेस ले पाऊंगा मैं, ठीक है ना। नाम मेरा सुनील है और मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वो क्या है? सुनील सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। सुनील सर टेक्स्ट बुक आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस क्लास का PDF भी मैं वहीं पर ही पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना, तो PDF भी वहां से ले लेना। मेरा कूपन कोड भी आपको पता ही होना चाहिए, सुनील B मेरा कोड है, कूपन कोड, ठीक है। तो मंडे से शाम को 7 से 8 रेगुलर कोशिश करेंगे एक क्लास आपको रोज दे, आपके एग्जाम तक आपका हर एक बेसिक पहलू को क्लियर कर पाए। फिलहाल आज की क्लास रात को 8 बजे तक है, तब तक के लिए इस क्लास को एंजॉय कीजिएगा, एक एक पहलू को याद करिएगा, समझिएगा, सीखिएगा आप लोग, ठीक है ना। एक टक होकर बैठिएगा, भागिएगा मत। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल ये क्लास लगेगी। कोई भी एग्जाम दो जिसमें कंप्यूटर आता हो, वहां पे आपके हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट काम आएंगे। कंसेप्ट वाइज चीजें पढ़ाऊंगा, रटाऊंगा नहीं आपको मैं कि रट लो, क्वेश्चन आ गया फटाफटा इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, ऐसे कुछ नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन का मीनिंग बता बता के चलूंगा, कंसेप्ट समझा के चलूंगा। भले इस 2 घंटे की क्लास में क्वेश्चन 15 ही हो, लेकिन कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। एक क्वेश्चन में भी 10 क्वेश्चन निकल के आएंगे आपके, तो दिल लगा के शिद्दत से समझना, वादा मेरा आपको हर चीज समझ में आएगी। एनीवे, तो इसका एड्रेस सही आंसर दे दिया आप लोगों ने, ठीक है सर। एड्रेस का मतलब क्या है? जिस जगह पे आप लोग स्टोर करते हो वही तो एड्रेस होता है आपका, है ना। एनीवे, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ना, वो पूछा है आपसे एस्काई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके अभी IMD के पेपर में पूछा भी गया था, एज इट इज सही सवाल पूछा गया था आपका, ठीक है ना। पूछा है कि एस्काई 8 बिट वाला कोड है और ये विशिष्ट रूप से अधिकतम वर्णों को निरूपित कर सकता है। मतलब उस IMD SSC IMD का पेपर भी 14-15 दिसंबर को हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा था, क्या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एस्काई का रेंज बता दो क्या है। उस पेपर में क्वेश्चन ये पूछा था इन्होंने। देखो मैंने कहा है ना कि आंसर ऑलमोस्ट कई बार सेम होते हैं, लेकिन वो पूछने का तरीका बदल देता है, क्वेश्चंस बदल देता है। यहां पूछा है ये, उस पेपर में पूछा था एस्काई का रेंज बता दो। बात दोनों की एक है। एस्काई का रेंज जो है ना आपका, वैसे तो क्या होता है आपका 0 से लेके और 128 तक का होता है, लेकिन नहीं 0 से 127 तक का रेंज होता है आपका। लेकिन एस्काई 8 बिट का कोड एंड टाइपिकली रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर। इसमें कितने अधिकतम कैरेक्टर आ सकते हैं? तो आ सकते हैं इसमें टोटल 256 कैरेक्टर आ सकते हैं। 256 कैरेक्टर जो है ना इसके अंदर अधिकतम आ सकते हैं आपके, ठीक है ना। बिल्कुल सही आंसर किया है, 256 जिसने भी किया है वो सही है। रेंज अगर सही तरीके से कह देता वो तो 0 से लेके 127 तक का जो है ना वो रेंज आप कह देते। एस्काई का फुल फॉर्म ही पूछ लिया, लो बहुत इजी सा सवाल पूछ लिया। एस्काई का फुल फॉर्म बता दो क्या है।
इजी क्वेश्चन है। एस्काई का फुल फॉर्म, कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते आप लोग, एकदम इजी सा सवाल है। एस्काई का फुल फॉर्म क्या है? अभी मैंने बताया था आपको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या बताया था? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपको ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही रहा इसका, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एस्काई का फुल फॉर्म है। ये बेसिकली होता तो 7 बिट का कोड है, प्लस में 1 बिट इसमें पैरिटी बिट होती है, तो टोटल 8 बिट बन जाते हैं ये कोड आपके, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है ना, इसको छोड़िएगा, नेक्स्ट आपका है एक फुल फॉर्म फिर से पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। ये फुल फॉर्म पूछा है आपसे कि EBCDIC का फुल फॉर्म पूछा है आपसे। EBCDIC जो है ना, इसका फुल फॉर्म पूछा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका, बताइएगा। ये कोड होता है 8 बिट का, एनकोडिंग कोड कहलाता है। IBM मेन फ्रेम या IBM मिड रेंज कंप्यूटर में इसका जो है ना कोड का यूज किया करते थे। पर इस कोड का फुल फॉर्म क्या है? इस कोड का फुल फॉर्म होता है आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये कोड है आपका EBCDIC कोड के नाम से पुकारा करते हैं इसको आप लोग। ये एक मिड रेंज कंप्यूटर के अंदर, IBM के अंदर, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उस कंप्यूटर के अंदर यूज किए जाने वाला एक टाइप का कोड हुआ करता था ये। नेक्स्ट आप इसको नहीं करना, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो है ना क्वेश्चन, ठीक है ना, हाँ, BCD जो है ना, BCD, इस कोड का फुल फॉर्म क्या है? ये कोड जो है ना क्या कहता है हमें? BCD का फुल फॉर्म क्या है? इजी सा सवाल है ये भी एक, और ये है बाइनरी कोडेड डेसिमल। कई बार आए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ऑप्शन नंबर जो है ना आपका पहला है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD का जो है ना वो फुल फॉर्म है। आगे पूछा है रैम आपसे, रोम नहीं, रोम जो है ना, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? मेरे हिसाब से इसका तो आंसर आप लोग हर कोई ही दे दोगे कि रोम का फुल फॉर्म क्या होगा। रोम का फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। चलो रोम के अंदर थोड़ा सा रुक के चलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारा अपने आप में क्वेश्चंस लेके जो है ना कैरी करके चलता है। पहली तो बात, जो रोम होती है ना आपकी रोम, इसको आप लोग कहते क्या हो? नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानते हो, ठीक है ना। नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानते हो रोम को, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अच्छा, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे लाइट आए चाहे लाइट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटा हमेशा परमानेंट इसमें बना ही रहेगा। यही होती है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। अच्छा सर, पावर डिपेंडेंट नहीं है, कहने का मतलब ये है रोम जो होती है इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स लिखे होते हैं आपके, ठीक है ना। रोम के जो प्रोग्राम होते हैं आपके, ठीक है, रोम के स्मॉल प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम जो होते हैं रोम के अंदर जो लिखे हैं, उन सभी प्रोग्राम को आप लोग मिला दोगे ना, 26 छोटे छोटे प्रोग्राम को आपस में मिला दो तो आपका बन जाएगा एक प्रोग्राम जिसको आप लोग फर्मवेयर के नाम से जानते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया, रोम के अंदर लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा करते हैं? रोम में लिखे हुए प्रोग्राम, रोम में लिखे हुए प्रोग्राम जो होते हैं उन प्रोग्राम को आप लोग क्या कहते हो? फर्मवेयर के नाम से जानते हो। रोम में लिखे गए प्रोग्राम को फर्मवेयर कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद में है कि रोम के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है BIOS, बायोस, जिसका फुल फॉर्म आप लोग जानते हो क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ना, ये आपका फुल फॉर्म होता है किसका? बायोस का फुल फॉर्म है। दूसरी बात आपके आगे आती है क्या? बायोस के बाद में एक इसके अंदर होता है आपका प्रोग्राम जिसका नाम है बूटस्ट्रैप लोडर, ठीक है ना। बूटस्ट्रैप लोडर, बूटस्ट्रैप लोडर की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रोग्राम है ये। इसका मतलब है कि ये हार्ड डिस्क के डेटा को, ठीक है ना, हार्ड डिस्क के डेटा को मेन मेमोरी में लेके जाता है, ठीक है। मेन मेमोरी में लेके जाएगा, ये मेन मेमोरी में लेके जाएगा, ठीक है। मेन मेमोरी में लेके जाएगा, ये काम इसका है आपका।
अभी एक्सप्लेन करता हूं इस बात को कि एक्चुअली क्या बात है ये, पर फिलहाल के लिए इतनी बात तो तुम लोग समझ लो पहले। तो क्या समझोगे आप लोग? एक तो रोम का फुल फॉर्म समझ लिया आपने, क्या रीड ओनली मेमोरी आता है आप लोगों को, याद हो गया आपको, बहुत अच्छी बात। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, समझ लिया? हाँ सर समझ लिया, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या बताया? लाइट रहे ना रहे, पावर रहे ना रहे, इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन पावर, पावर पे डिपेंडेंट नहीं है ये आपका। लाइट रहे ना रहे, डेटा परमानेंट इसमें बना रहेगा। प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम को मिला के एक बड़ा प्रोग्राम बनाते हो, जिसको आप लोग क्या कहते हो? फर्मवेयर के नाम से जानते हो। तो अगर मैं पूछूं फर्मवेयर क्या है, तो रोम के अंदर लिखे गए प्रोग्राम को या फर्मवेयर कह रहे हो, ठीक है। रोम का पहला प्रोग्राम कौन सा है? बायोस। कई बार पूछ लेते हैं कि बायोस कहां होता है, बता दो। तो बायोस जो है ना आपका वो होता है किसके अंदर? आपके रोम के अंदर लिखा हुआ है। और फुल फॉर्म मेरे हिसाब से आप क्लास का हर एक बच्चा जानता होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस ही है। एक होता है बूट स्ट्रैप लोडर, कई बार ये शॉर्ट में लिख देते हैं वो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है पूरा नाम लिखा मिले, पूरी कई बार आपको जो है ना यही लिखा मिलेगा, जस्ट लोडर लिखा मिल जाएगा। लोडर को आप लोग सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर के नाम से भी जान लेते हो कई बार। आगे मैं सॉफ्टवेयर के टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें समझा दूंगा ये कि लोडर क्या है। तो लोडर एक बेसिकली आपका कैसे काम करेगा इसी को समझना, हार्ड डिस्क के डेटा को कैसे लेके जाता है, क्या करता है ये, ठीक है ना। इतनी बात तुम समझ गए ना। चलो आगे की बात मैं समझा देता हूं तुम्हें कि लोडर क्या काम करता है। आपके पास में जो हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क, इसके अंदर कुछ डेटा पड़ा है, ठीक है ना। इसको मैं HDD लिखा हूं शॉर्ट फॉर्म के लिए, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है ना। हार्ड डिस्क के बाद में आपके पास में आती है रैम आती है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से आप लोग जानते हो। और आगे आपके पास में आता है CPU आता है, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका, जिसके अंदर कैश रजिस्टर वगैरह सब कुछ लगा है। तो देखो यहां से जो भी डेटा आएगा यहां तक, कभी भी आप कोई भी चीज ओपन करोगे कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले रैम में आता है, याद रखिएगा। तो जब हार्ड डिस्क से रैम में कुछ भी लेके आएगा ना, तो वो कौन लेके आएगा? वो एक्चुअली लोडर लेके आएगा, याद रखिएगा। यही बात थी आपकी लोडर की, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। किसी ने ऑक्सिलरी मेमोरी लिखा है, वो क्या लिखा है मैं समझ नहीं पाया, क्या कहना चाह रहा था। ऑक्सिलरी तो ऑप्शन में नहीं था, ऑक्सिलरी क्यों लिख दिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक आपसे मैं पूछता हूं, कोई डाउट रह जाए तो मुझसे बेझिझक पूछ लेना आप लोग। Which of the following is not a storage medium? इनमें से कौन सा एक स्टोरेज मीडियम जो है ना वो नहीं है? आपसे पूछा है इनमें से कौन सा एक स्टोरेज मीडियम नहीं है, ये बताइएगा। बहुत ही इजी सा सवाल है, अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को आंसर भी आसानी से ही आ जाएगा इसका, ठीक है ना। क्या कि बताओ इनमें से कौन सा स्टोरेज मीडियम नहीं है। अगर मैं ऑप्शन में देखने की कोशिश करूं, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज मीडियम है और ये आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। सेकेंडरी के अंदर इसको आप लोग जो है ना वो मैग्नेटिक मेमोरी के नाम से जाना करते हो, मैग्नेटिक मेमोरी के नाम से इसको आप लोग जानते हो। और इसके अंदर रीड एंड राइट का जो काम होता है ना वो किससे होता है? वाया आयरन ऑक्साइड से जो है ना वो काम होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। रीड एंड राइट जो है ना वाया आयरन ऑक्साइड से होता है, इसमें काम मैग्नेटिक मेमोरी के नाम से इसको जाना करते हो आप लोग, ठीक है। सीडी जो है ना आपकी और जो डीवीडी है, ये दोनों एक दूसरे की बहनें हैं, समझ लीजिएगा। इनको भी सेकेंडरी मेमोरी के नाम से ही जानते हो आप लोग, लेकिन ये होती है ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है ना। इनको आप लोग कहते हो ऑप्टिकल मेमोरी के नाम से जाना करते हो आप लोग, ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी का मतलब क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी का मतलब है इनके अंदर रीड और राइट है ना वो किसके थ्रू होता है? वो होता है लेजर लाइट के थ्रू होता है, लेजर लाइट। ये रीड राइट भला क्या बीमारी है गुरुजी बता दो। रीड और राइट का मतलब है कि इनके अंदर डेटा भरना और डेटा वापस निकालना, इसको आप रीड और राइट बोलते हो, ठीक है। तो ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर रीड और राइट जो है ना वाया किससे होता है? लेजर लाइट के थ्रू। मैग्नेटिक मेमोरी में रीड और राइट किसके थ्रू होता है? वो होता है आयरन ऑक्साइड के थ्रू होता है, आपका याद रखिएगा। तो हाँ, बात ये कर रहे थे कि ऑप्टिकल मेमोरी में और मैग्नेटिक मेमोरी में चलो हो रहा है, तो बात चलो समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि ऑप्टिकल मेमोरी के एग्जांपल्स में क्या क्या आता है। ऑप्टिकल मेमोरी में CD आता है, DVD आता है, या आपका BD आता है, या HVD आता है, ये सारे ऑप्टिकल मेमोरी है। मैग्नेटिक मेमोरी में क्या आता है? तो मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर जो आता है ना आपका वो आता है डियर हार्ड डिस्क आता है, ठीक है ना, और फ्लॉपी आता है आपका, ठीक है ना, फ्लॉपी आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है। ये सब कुछ आपका जो है ना के अंदर आता है, मैग्नेटिक मेमोरी का ही एक पार्ट है आपका। समझ गए इसको? बिल्कुल सर समझ गए। अब फाइनली हमारे पास बच गया क्या? कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है बेटा, ठीक है ना। कीबोर्ड तो आपको पता है ना एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। क्या लिखा है हमने? इनपुट है ये, ठीक है ना। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है तो करके कोई भी स्टोरेज प्रकार का नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया। कोई बताएगा बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के नाम?
कई सारे इनपुट डिवाइसेस के नाम बता दोगे मुझे? ये तो एक ही इनपुट डिवाइस है, कई सारे इनपुट डिवाइस के नाम बता दो। आप में से कोई इनपुट डिवाइसेस के नाम बता पाएगा मुझे? कोई 2 4 5 बता पाए, जितने भी अंदाजन आपको। ठीक है, माउस सही बताया आपने बेटा। और कोई? माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है। ठीक है, शाबाश। ट्रैक बॉल भी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, अच्छी बात है, सब आपको आते हैं, याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो हम लोग, बताइएगा मुझे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग वे। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न में से किस रूप से सांकेतिक रहती है, मतलब किस टाइप से जो है ना उसको दिखाया करते हो आप लोग। प्राइमरी स्टोरेज के बारे में पूछा है आपसे। मतलब आपसे पता क्या पूछना चाह रहा है? पूछना वो चाह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी को और किस नाम से भी पुकारते हो आप लोग, ये पूछना चाह रहा है आप लोगों से। ठीक है, किस नाम से पुकारना चाह रहे हो? तो प्राइमरी मेमोरी के बहुत सारे नाम है। प्राइमरी मेमोरी को आप लोग मेन मेमोरी कहते हो, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी का नाम मेन मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी को आप कोर मेमोरी कहते हो। प्राइमरी मेमोरी को ही आप लोग जो है ना वो सेमी कंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जाना करते हो, ठीक है ना। सेमी कंडक्टर मेमोरी, मेन मेमोरी, कोर मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी, ठीक है ना। इसके अलावा इसको आप लोग और किस नाम से जान सकते हो? और इसको आप लोग जानते हो डियर मदरबोर्ड मेमोरी के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना। मदरबोर्ड मेमोरी भी यही होती है। मेन मेमोरी है, कोर मेमोरी है, सेमी कंडक्टर मेमोरी है, मदरबोर्ड मेमोरी है। अच्छा सर, इसके अलावा इसको आप लोग प्राइमरी तो कहते ही कहते आए हो, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा इसको सिलिकॉन मेमोरी भी कहते हो आप लोग, ठीक है ना। इसके अलावा इसको इंटरनल मेमोरी भी कहा करते हो आप, इंटरनल मेमोरी। इसके अलावा इसको सिस्टम मेमोरी भी कहा करते हो आप लोग, सिस्टम मेमोरी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। इसको मेन मेमोरी, कोर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मदरबोर्ड मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सिलिकॉन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सिस्टम मेमोरी, ये सारी की सारी टाइप की मेमोरी होती है। इन प्रकार की मेमोरीज को आप लोग जानते हो। किस प्रकार की मेमोरी? ये सारी मेमोरी आपकी होती है, याद रखना प्राइमरी मेमोरी है। इनके एग्जाम्पल में क्या दोगे? इनके एग्जाम्पल में आपके पास में रैम होता है, इनके एग्जाम्पल में आपके पास में रोम होता है। रैम और रोम जो है ना, दोनों के दोनों आप लोगों को याद रख लेना है, ये प्राइमरी मेमोरी ही है आपकी, ठीक है। चलिए राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा रहेगा यहाँ पे? रैम, बोथ रैम एंड रोम। अब बहुत सिंपल सा सवाल है आपसे, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इजीली आप लोग बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। रैम और रोम दोनों के दोनों प्राइमरी मेमोरी है, पर ऑप्शन ना थोड़े से उटपटांग दे रखे हैं, मतलब ऑप्शन आप सीधे एकदम से हजम होने वाले नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन दिया रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा ऑप्शन दिया सिक्वेंशियल। देखो अब आपके मन में सीधा पूछा रैम और रोम क्या है, तो आपके मन में आया दोनों के दोनों ना प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है ना, दोनों के दोनों प्राइमरी मेमोरी है। रैम और रोम क्या है? तुरंत आप बताओगे दोनों के दोनों प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या है अगली बात? अगर बात करें अगर हम लोग, तो यहां पे क्या होगा कि ये प्राइमरी में तो ऑप्शन नहीं दे रखा, यहां एक ऑप्शन दे रखा है सिक्वेंशियल, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिक्वेंशियल मेमोरी के अंदर तो क्या क्या आती है? इसके अंदर तो एक तो आती है आपकी मैग्नेटिक मेमोरी आती है, जिसको आप मैग्नेटिक टेप के नाम से जानते हो, ठीक है ना, मैग्नेटिक टेप। दूसरा आपके पास में आता है जिसको आप लोग क्या कहा करते हो? जिसको आप लोग कहते हो मैग्नेटिक कार्टेज मेमोरी, ठीक है ना। मैग्नेटिक टेप होता है, एक होता है कार्टेज मेमोरी, कार्टेज मेमोरी, ठीक है ना। एक कार्टेज मेमोरी है आपका, ये दो आती है, तो ये दोनों सिक्वेंशियल के अंदर है। ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट करके है, तो ये ऑप्शन तो कट गया हमारा। रीड एंड राइट मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, यहां पे इसका कोई खास वास्ता पड़ नहीं रहा है, ये परमानेंट टाइप का होता नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर केवल और केवल ये बचा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हालांकि ये फुल फॉर्म है रैम का, ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब एक ये भी होता है कि इसको प्राइमरी भी बोलते हैं, मतलब इसका मतलब होता है कि प्राइमरी टाइप में टेम्परेरी टाइप का डेटा एक टाइप सा होल्ड रख लेना, ठीक है ना। तो यही इसका सही आंसर बन रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही बन रहा है यही वाला आपका, ठीक है ना।
ठीक है ना। रीड और राइट मेमोरी आपका जो है ना ये नहीं है, रीड राइट मेमोरी होना कोई जरूरी नहीं है। रोम का एक पार्ट ऐसा भी है जिसको आप एक बार लिख दोगे ना, रोम का मतलब पता क्या होता है, रोम एक ऐसी मेमोरी है, रोम में एक बार कुछ भी लिख दिया तो लिख दिया, वो परमानेंट हो गया, कभी डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, वो फिर मेंशन करता EEP रोम होता, वो अलग कंडीशन में आता है फिर आपका, ठीक है ना। एक पेपर में क्वेश्चन आया भी था, इसका सही आंसर भी यही है आपका। चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बन रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द टाइम टेकन बाय अ डिवाइस टू लोकेट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड मेक देम अवेलेबल टू द सीपीयू इज कॉल्ड। क्या ही गजब का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर करते हैं। एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करना, उन्हें सीपीयू को उपलब्ध करवाने में लगा समय जो होता है ना, उस समय को आप लोग किस नाम से पुकारा करते हैं, ये भी बताइएगा। सर केवीएस कंप्यूटर करवा दो यूट्यूब पे प्लीज। करवा देंगे बेटा, करवा ही रहे। ये देखो ये काम आ जाए, थोड़ा हाई लेवल है खैर ये, पर कर लो काम, पढ़ लो, इनको भी बेसिक्स तो क्लियर हो ही जाएंगे। मतलब क्वेश्चन थोड़े से हल्के आते हैं, इनसे थोड़े इजी आते हैं, बैंक वगैरह पेपर में आते हैं थोड़े इस लेवल के। केवीएस के पेपर में 5 ही क्वेश्चन आएंगे और वो थोड़े हल्के आते हैं, इजी लेवल के। बताओ क्या आंसर दिया आप लोगों ने मुझे, शाबाश। डी ऑप्शन जिसका भी आया ना उसका बिल्कुल ठीक आंसर है, एक्सेस टाइम इसको कहा करते हैं, बिल्कुल शाबाश, ठीक है। द टाइम टेकन बाय अ डिवाइस टू लोकेट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड मेक देम अवेलेबल टू द सीपीयू इज कॉल्ड, उसको एक्सेस टाइम के नाम से जाना करते हो, यही होता है आपका एक्सेस टाइम। सीधा सही क्वेश्चन है, डेफिनेशन ही तो पूछा था आप लोगों से, ठीक है ना। जब एक प्रोसेसर, ठीक है ना, जब एक प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें क्या कहते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल। व्हेन द प्रोसेसर इज यूजिंग प्रोग्राम एंड डेटा व्हेन दे आर प्लेस्ड, तो इसको आप लोग किस नाम से पुकारोगे, वो कहां रहता है। जैसे कभी भी कोई भी काम अगर कंप्यूटर के अंदर हो रहा हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें कहा था ना कि कंप्यूटर के अंदर अगर कोई भी काम हो, कुछ भी काम अगर कंप्यूटर के अंदर हो ना, वो सबसे पहले किसके अंदर आता है, वो सबसे पहले आता है आपका मेन मेमोरी के अंदर आता है। ये याद रखिए आप लोग, कंप्यूटर के अंदर कभी भी कोई भी काम अगर होगा ना तो सबसे पहले वो मेन मेमोरी में आएगा। मेन मेमोरी का मतलब है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब समझ लो कि वो एक बार किस में चल के आएगा, रैम के अंदर जरूर आएगा। आपने मतलब जैसे कुछ भी चीज ओपन की है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि आपने आपके कंप्यूटर में गाना चलाया है, आपने कोई म्यूजिक कुछ भी चलाया, कोई भी फाइल अगर आपने ओपन की है ना, तो सबसे पहले वो किसके अंदर आएगा, और सबसे पहले आएगा डियर, याद रखिएगा, मेन मेमोरी के अंदर आएगा। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का हमारा, वो बिल्कुल ठीक है, अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का तो वैसे भी कोई लेना देना बनता नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी में तो आप लोग डेटा को परमानेंट स्टोर करवाया करते हैं। डिस्क मेमोरी का कोई यहाँ पे है ही नहीं वास्ता, प्रोग्राम मेमोरी कुछ लेना देना ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेमोरी किस प्रकार की नहीं है। व्हाट इज द टाइप, नोट टाइप ऑफ, हिंदी में ठीक लगा, इंग्लिश में शायद नोट लगाना भूल गए होंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर में मेमोरी किस प्रकार की नहीं होती, ये पूछा इन्होंने, ये नहीं होगा। व्हाट इज द नोट टाइप ऑफ ए मेमोरी, नोट टाइप ऑफ मेमोरी, ठीक है। किस प्रकार की मेमोरी नहीं होती है कंप्यूटर में, बताइए क्या आंसर होगा आपका। अंकिता का आंसर ए है। अंकिता कह रही है कि सेमीकंडक्टर टाइप की मेमोरी नहीं। या पिछले सवाल का आंसर है ये पिछले सवाल का आंसर लग रहा है मुझे। गुप्ता जी ने आंसर किया है सर्वर, और सर्वर भारती का भी, नेतुरो इनका भी सर्वर, ठीक है। लगभग सभी बच्चों का ही सही आंसर है आपका, ठीक है। सर्वर ही सही है, क्योंकि अभी बताया सर ने प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, ये तो होती है। मैग्नेटिक मेमोरी भी सर ने अभी बताई है, सिक्वेंशियल बता रहे थे, या हार्ड डिस्क भी एक टाइप की है, ऑप्टिकल भी CD DVD बता रहे थे। तो सर्वर टाइप की कोई मेमोरी नहीं होती। सर्वर तो वो है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यूट्यूब सर्वर के थ्रू आपको पढ़ाई मिल रही है, ये तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। फेसबुक का सर्वर से आप लोग फेसबुक एक्सेस कर पा रहे हो, तो सर्वर तो कुछ अलग चीज हो गया आपका यहाँ पे, है ना। तो इस करके इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और आप और हम क्या है, आप और हम जो है ना वो याद रखिएगा क्लाइंट है, ठीक है ना। आप और हम क्लाइंट होते हैं।
क्लाइंट वो होता है, ये क्लाइंट कहो या यूजर कहो, जो इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल भी मुझे आपको मान लो इंफॉर्मेशन मिल रही है वाया यूट्यूब मिल रही है, मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा, एक टाइप से यूं समझ लो, मैं फिलहाल सर्वर हो गया, आप क्लाइंट हो गए, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ठीक है ना, ताकि थोड़ा जल्दी आप लोग कैप्चर कर पाओगे इस बात को। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा आ रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इसका सही आंसर करिएगा, क्या रहेगा आपका। क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से कि वह उस समय के बीच जहां पढ़ने लिखने के आदेश को स्मृति में दिया जाता है और उस समय जब अगले निर्देशों को स्मृति में जारी किया जाता है, तो इसको आप लोग किस नाम से पुकारोगे। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द टाइम बिटवीन एट विच रीड राइट, जब भी रीड राइट की बात आती है तो ऑप्शन में तुरंत ही लिख जाओ राइट टाइम है। भाई आपसे पूछ रहा है कि जो लिखने में मेमोरी के अंदर लिखने का आपका टाइम होता है, आप उस टाइम को क्या कह रहे हो, राइट टाइम ही है। जब आपने मान लेते हैं, कहने का ये हुआ मतलब आपकी हार्ड डिस्क के अंदर आपने कोई गाना आप भर रहे हो, आपने पेनड्राइव में कुछ आप भर रहे हो, तो इनको आप लोग क्या कहोगे, इनको आप लोग राइट टाइम के नाम से जानोगे। जितना लगा समय वो राइट टाइम ही तो है ना आपका, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही सिंपल था। अगला क्वेश्चन कौन सा है भैया हमारा, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। लो बता डालो, बहुत ही इजी सवाल है ये 50 क्वेश्चन है कंप्यूटर की मेमोरी के इकट्ठे किए हुए लगभग। बताओ इसका सही आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, इनमें से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है बताओ। इजी सवाल है बहुत ही, शाबाश। ए आंसर आया है क्या किसी का, रोम कोई दे रहा है तो गलत है। अगर रोम आंसर दिया ना आपने तो देखो गलत है। रोम वोलेटाइल मेमोरी नहीं है बेटा, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इन्होंने पूछा तुमसे है वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है ना, आप वोलेटाइल मेमोरी बताइए, नॉन वोलेटाइल नहीं बतानी आपको, ठीक है ना। रोम जो रैम जो है ना आपकी, वो होती है वोलेटाइल, क्योंकि जब तक इसके अंदर पावर ऑन है तो इसके अंदर डेटा जो भी रखा हुआ है वो भी रहेगा। जब तक पावर है तब तक डेटा भी रहेगा, लेकिन जैसे ही पावर ऑफ डेटा चला जाएगा। लेकिन रोम के अंदर क्या होता है, रोम के अंदर पावर डिपेंडेंट ये नहीं है, नॉन वोलेटाइल है, पावर रहे ना रहे चला जाएगा डेटा आपका, ठीक है ना। सॉरी, डेटा परमानेंट रहेगा, चला कहां जाएगा। रैम के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होती है कि इसकी फ्लिप फ्लॉप की बनी होती है, फ्लिप फ्लॉप की बनी है। अभी सर ने आपको बताया था ना, फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई चीजें फास्ट ही है अपने आप में। एक है आपकी डायनामिक रैम है, और डायनामिक रैम जो है ना ये आपकी होती है क्या, स्लो होती है, याद रखिएगा। और स्लो होने का कारण है ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है आपकी डियर, याद रखिएगा, कैपेसिटर से बनी होती है, इस कारण ये स्लो है। खाली यही कारण नहीं है कि इससे कारण ये स्लो फास्ट है, एक कारण और भी है इनका जो स्लो फास्ट उसके कारण भी है ये। एस रैम जो होती है ना, इसके अंदर कोई रिफ्रेशमेंट की नीड नहीं होती है, नीड नोट एनी रिफ्रेशमेंट, ठीक है ना, इनको कोई भी रिफ्रेशमेंट की नीड नहीं होती। और डायनामिक रैम में जो है ना नीड रिफ्रेशमेंट इन एवरी मिली सेकेंड, ठीक है ना, हर मिली सेकेंड के अंदर जो है ना ये अपने आप को रिफ्रेश करती रहती है, इसी को ही आप लोग बोलते हो डी रैम। डी रैम इसलिए स्लो होती है। अब आपका पेपर ना आपको घुमा घुमा के सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा बताओ, एस रैम और डी रैम में से सस्ती कौन सी आती है, तो जाहिर सी बात है ये वाली सस्ती आती है, मटेरियल सस्ती की बनी है तो सस्ती आएगी, ठीक है ना। एस रैम और डी रैम में से सस्ती कौन सी आती है, डी रैम। आप कहोगे महंगी कौन सी आती है, एस रैम, ऑफकोर्स महंगी ही आएगी फिर, ठीक है। फास्ट कौन सी है, एस रैम। स्लो कौन सी होती है, डायनामिक रैम। क्यों स्लो होती है, क्योंकि इसके अंदर रिफ्रेशमेंट की नीड होती है, हर मिली सेकेंड के अंदर इसके अंदर रिफ्रेशमेंट की नीड होती है, उसके अंदर नीड नोट एनी रिफ्रेशमेंट, उसमें कोई रिफ्रेशमेंट की नीड नहीं होती है डियर, ठीक है। चलो सर, ये बात आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप में से मुझे कोई बताएगा क्या, एस डी रैम का फुल फॉर्म बताएगा, एस डी रैम का फुल फॉर्म। कोई आप में से बता पाए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस डी रैम।
रैम का यूज करते हैं। ठीक है, सुनील सर टेक्स्ट बुक करके आप टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना डियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ना वो कौन सा रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, आइए इसको देखते हैं क्या ठीक आंसर है। एक्सप्लेन द डिटेल फॉर्म ऑफ रैम, मतलब रैम का फुल फॉर्म ही पूछा है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल बात है, मतलब डिटेल फॉर्म रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी है, बस बात ही खत्म है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इजी सवाल था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या कि रैम इज यूज्ड फॉर शॉर्ट मेमोरी इन कंप्यूटर बिकॉज, रैम का प्रयोग जो है ना आप लोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए करते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? शॉर्ट मेमोरी के लिए करते तो हैं पर ऐसा क्यों, वजह क्या है? वजह क्या है इसका? इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव, क्या ये बहुत महंगी है? नहीं, ऐसा कोई वजह नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगी हो। ठीक है ना, महंगी वाली कोई बात नहीं। इट इज अ प्रोग्रामेबल, नहीं इसकी कोई वजह नहीं है। इट इज अ वेरिएबल, हाँ यही है आपका वेरिएबल का मतलब यही है। जैसे आपने देखा होगा ना भी, आप हार्ड डिस्क तो लेके आए 500 GB की, 1 TB की, रैम आपकी 4 GB की, 8 GB की, 10 GB की, क्योंकि ये वेरिएबल होती है, परिवर्तनशील होती है। जब तक लाइट रहेगी तभी तक डेटा रहेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हार्ड डिस्क के अंदर ऐसा हो कि एक बार आपने डेटा डाल दिया और आप परमानेंट डेटा थोड़ा ना रखते हो। हार्ड डिस्क के अंदर तो परमानेंट रहता है, ऐसा थोड़ा ना होता कि लाइट चली गई या आपने कंप्यूटर बंद किया, शट डाउन किया, तुरंत आपका सब कुछ ही ऑफ हो गया। नहीं सर, ऐसा ऑफ तो नहीं होगा। तो इट इज अ वेरिएबल है ये, और जब इसके अंदर डेटा रहना ही नहीं है तो आप इसको थोड़ा ही साइज रख लो, जितना रखो जितना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप यूं समझो कि मुझे अपने किचन से रोटी खानी है, किचन से लाके अपने रूम में खानी है, किचन में बैठ के नहीं खानी। आप में से अक्सर मेरे जैसे बहुत सारे होंगे जो किचन में बैठ कर खाना पसंद नहीं करते, अपने मतलब बेडरूम में खा लेते हैं या कहीं ऐसे जहाँ पे आपको कंफर्ट सा फील होता है, सामने टीवी भी चल रहा होता है, तो मतलब वहाँ बैठ के खाने में मजा आता है ना। तो हम क्या करते हैं, क्या हम मतलब एकदम सारा ही सब कुछ सामान तो उठा के नहीं लाते ना, हम क्या करते हैं एक थाली लेंगे, कटोरी में सब्जी डाल लेंगे, रायता दही है जो दूध वगैरह वो डाल लेंगे, 2-4 चपाती है वो ले लेंगे और जाके बैठ जाएंगे। जितनी चाहिए उतना सामान ले आए ना, बस बात खत्म। दोबारा चाहिए दोबारा ले आएंगे, बात खत्म। ऐसे ही समझो रैम का काम यूं ही है, एक लिमिटेड मेमोरी है, इतनी है कि जितना चाहिए उतना ही। अब बहुत ज्यादा चाहिए नहीं, 500 GB चाहिए नहीं, 8 GB चाहिए, 16 GB चाहिए। जब काम कर रहे हो रनिंग में तब उतना ही चाहिए, भर जाएगी कोई बात नहीं, खाली कर लेंगे, दोबारा चला लेंगे हम लोग, रिफ्रेश करके खाली कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ ऐसा ही काम होता है, इसी करके इसका साइज छोटा रखा जाता है, ये वेरिएबल होती है आपकी। नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? When a computer execute a program, where does the program get stuck? ठीक है ना, स्टक का मतलब होता है रुक जाना, अटक जाना। ठीक है ना, ये स्टक करना। ठीक है, जब कोई कंप्यूटर कोई कर्मादेश लागू करता है तो वह कर्मादेश कहां पर अटक जाता है, किस जगह पर स्टक हो जाता है कोई भी प्रोग्राम जब वो लागू करता है तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो याद रखिएगा, कभी भी आपका कंप्यूटर है वो कभी भी कोई काम चलाएगा आपका। वेरी गुड इवनिंग बेटा, ठीक है ना। सही आंसर क्या दिया है आप लोगों ने? चलो पहले तो आंसर आप ही दे दो। इसका सही आंसर है रैम। अगर किसी ने दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। कभी भी अगर मान लो आपसे मैं पूछूं एक कंप्यूटर टर्न ऑफ है, एक कंप्यूटर अगर पूछा जाए कि आपका बंद है, ठीक है ना, टर्न ऑफ है, एक कंप्यूटर बंद है, तो उसके अंदर प्रोग्राम कहां पे स्टोर है? कंप्यूटर अगर बंद है तो प्रोग्राम स्टोर होता है आपका हार्ड डिस्क के अंदर, HDD के अंदर जो है ना आपका प्रोग्राम स्टोर है। और अगर कंप्यूटर ऑन हो जाता है, कंप्यूटर अगर ऑन हो जाता है तो आपका प्रोग्राम कहां चला आता है? तो आपका प्रोग्राम चला आता है किसके अंदर? रैम के अंदर। यहां से लेके कौन आता है? ये आपका लेके आएगा कौन? बूट स्ट्रैप लोडर लेके लाएगा। ठीक है ना, अभी मैंने बताया था ना आपको, बूट स्ट्रैप लोडर। ठीक है ना, बूट स्ट्रैप लोडर जो है ना ये लेके आएगा, ये याद रखना। हाँ, इस बात को भी तुम लोग याद कर सकते हो क्या कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से भी याद कर लो। जब मान लो कंप्यूटर बंद है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रहेगा? तो कंप्यूटर बंद है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रहेगा हार्ड डिस्क के अंदर रहेगा। कंप्यूटर जैसे ऑन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ आ जाएगा? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा किसके अंदर? रैम के अंदर आ जाएगा। ये 2-3 बातें आप लोगों को जो ना याद रखनी है। कंप्यूटर बंद है तो कहाँ रहता है, ऑन है तो कहाँ रह जाता है आपका। ठीक है, चलिए सर, अब आगे की बात अगर हम लोग यूं समझने की कोशिश करें कि हमारा कंप्यूटर जो है ना जैसे हैंग वैंग हो जाता है, कई बार देखा ना आप लोगों ने, कभी सर हैंग हो जाता है, कोई फाइल पे क्लिक करते हैं तो बार बार चक्कर से काटने लग जाता है कर्सर। वो क्या वजह है? वो वजह रैम की ही है।
क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि मेरी हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क से आप लोगों ने कोई गाना चलाया है, 5 GB का गाना चला दिया आपने। आपकी इधर रैम है और रैम मान लेते हैं आपकी ठहरी कितनी 2 GB की है, ठीक है ना। तो 2 GB की रैम है ये, और यहाँ तो आपका चलो CPU है। कुछ भी चीज चलने से पहले किस में आएगी? रैम में आ रही है ना पहले। गाना 5 GB का है, रैम की कैपेसिटी 2 GB की है, तो सर ने क्या कहा था, कुछ भी चीज चलाओगे तो पहले इसी के अंदर आएगी। तो इसी करके ये स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा आपका, ठीक है ना। मुझे भूख तो लगी है 4 रोटियों की, रोटी तो एक टुकड़ा पड़ा है बस, ठीक है ना, मतलब बहुत जोर से भूख लगी है और घर में खाने के लिए एक सिर्फ रोटी का टुकड़ा है या एक ही बिस्किट है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा बहुत सारा। तो ऐसा ही समझिएगा, यही गड़बड़ होता है। 2 ही GB के जो है ना वो आपकी रैम है, और 5 GB का डेटा एकदम कैसे आएगा, टुकड़ों में आएगा, वहीं आपका हैंग हो जाता है, स्टक हो जाता है, प्रोग्राम रुक जाता है, वही चीजें होती है ये, ठीक है। उसी को स्टकिंग बोलते हो आप लोग। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है सर हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वोलेटाइल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी। लो भाई, आसान सा सवाल है ये तो, तुरंत छाप दोगे आप लोग। ठीक है, रैम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है हमारा? डी रैम। अभी देखो डी रैम आपने अभी समझा है, ठीक है ना। सर ने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया कि डी रैम क्या है। तो अब आप मुझे बताओ कि डी रैम क्या है, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डी रैम। डी रैम के लाभ क्या है ये बताइएगा आप लोग। पहला है इट इज अ चीपर देन एस रैम। क्या ये एस रैम से सस्ती है? पहला ऑप्शन। इट कैन स्टोर मोर देन एस रैम डेटा। इट इज फास्टर देन एस रैम। डेटा कैन बी इरेज्ड फ्रॉम मोर देन एस रैम। ठीक है, तो कौन सा ठीक आंसर रहेगा इसका? आसान सा सवाल है, अगर आप लोगों ने थोड़ी देर पहले मुझसे समझा था तो। आंसर किसी ने दिया है सी, जिशान ने आंसर किया फास्ट। फास्ट का ABCD में बताओ। सी। एक बच्चा है ये बड़ा इंटेलिजेंट है, नारुतो, NARUTO, नारुतो। ये ए ऑप्शन दे रहा है और ये आंसर सही दे रहा है ये, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सारे ही ऑप्शन गलत है। यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन जो है ना वो सही है आपका। कौन सा? ठीक है, ए ऑप्शन। इट इज फास्टर देन एस रैम। एस रैम से तेज कैसे हो सकती है डी रैम? एस रैम से तेज थोड़ना है। अभी तो सर ने आपको बताया था रैम के दो टाइप होते हैं। रैम के दो टाइप में एक रैम था एस रैम था और दूसरा था डी रैम था आपका, है ना, डी रैम था। ये तो होती है फास्ट और ये होती है स्लो। इन्होंने कह दिया डी रैम जो है ना फास्टर देन एस रैम। ये इससे फास्ट कैसे? फास्ट तो एस रैम हुई ना आपकी, तो इस करके ये ऑप्शन तो कट गया आपका। सी ऑप्शन कईयों ने लगाया था, इसलिए बता देता हूं सी वाला कंफ्यूजन। बाकी तो ऑप्शन आपने कोई और लगाया ही नहीं था। ए ऑप्शन लगाया है तो उनका बिल्कुल ठीक है। इट इज चीपर देन एस रैम। सस्ती, मैंने अभी तुम्हें ये बात सेम बोली थी, एज इट इज क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये सस्ती तो अपने आप होगी ही होगी, क्योंकि ये सस्ती मटेरियल से बनी है। ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है डियर कैपेसिटर की बनी होती है, इस करके ये सस्ती है। ये कैपेसिटर की बनी होती है आपकी। और जो ये है आपकी, ये किसकी बनी होती है? इसको बोलते हो आप लोग फ्लिप फ्लॉप की। ये फ्लिप फ्लॉप की बनी होती है डियर आपकी, ठीक है ना। एक कैपेसिटर की बनी होती है और ये फ्लिप फ्लॉप की बनी होती है। इस वजह से आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीजें, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा कौन सा है? ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछना चाह रहा है हमें और क्या इसका सही आंसर हमें बताना चाहिए, देखते हैं हम लोग। स्टैटिक रैम यानी कि एस रैम इज फास्टर देन डायनामिक रैम बिकॉज। स्थिर रैम, स्टैटिक रैम जो है ना ये फास्ट होती है। क्यों होती है? अच्छा लो भैया, अभी तो बात इजी से आ गई आपके आगे, बहुत इजी वाली बात आ गई। इसका तो आंसर सही तरीके से दे ही दोगे, पढ़ा है तो बहुत ढंग से आंसर करोगे पक्का। राधे राधे सर। ओ बेटा स्वागत, बड़ा जल्दी आंख खुली बेटा आपकी। पढ़ते नहीं हो प्रीति बेटा आजकल आप? क्लास में लेट से आना, जल्दी भाग जाना, सवालों के जवाब ना देना।
सी है इसका तो आंसर पक्का सर, हाँ बिल्कुल, अब तो मान लूंगा मैं सी है, ठीक है ना, अब तो आंसर जो है ना वह मान लूंगा बिल्कुल, ठीक है ना। अरे क्यों मान लूंगा सर मैं आंसर, बड़ा आसान है, ठीक है। देखो सर ने अभी कहा था कि एस रैम डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, ये बात तुमने सही कही थी। एक होता है डी रैम, एक होता है एस रैम। एस रैम जो है ना उसमें रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती, डी रैम नीड रिफ्रेशमेंट इन एवरी मिली सेकेंड, बताया था ना। तो बहुत ही सीधी सी बात है, जबरदस्त बच्चे हो, सही तरीके से आंसर जो है ना वो बता देते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए सी ऑप्शन हो गया हमारा यहाँ पे, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू अबाउट रैम, रैम के बारे में सही नहीं है ये बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। रैम के बारे में सही नहीं है ये बताना है, रैम के बारे में क्या सही नहीं है बताओ। रैम के बारे में सही नहीं है, डी ऑप्शन दिया किसी ने, शाबाश, लोकेश जी का आंसर डी है, और नरूतो का आंसर तो है ही डी, बाकी और भी अब डी दे ही रहे हैं तो ठीक ही होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी देखो रैम तो है ही है, रीड राइट मेमोरी भी है ही है आपकी, वोलेटाइल तो बिल्कुल है ही है, लेकिन ये सिक्वेंशियल एक्सेस नहीं होती है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं होती, तो दैट्स वाई इसका सही आंसर ये तो नहीं हो सकता। तो डी वाला ऑप्शन इसका जो है ना आपका हमारा यहाँ पे बिल्कुल कट ही गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा है यहाँ पे ईडीओ, ईडीओ रैम, इसमें ईडीओ का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा है आपसे। ईडीओ है, इस ईडीओ में ईडीओ का मतलब क्या होता है, ईडीओ का मतलब एक्सपेंड डेटा ओरिजिन, एक्सटेंडेड डायनामिक आउटपुट, एक्सटेंडेबल डायनामिक, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, ईडीओ का मतलब क्या है। एक टाइप की पेंटियम चिप होती है, वैसे बता देता हूं, पेंटियम चिप है ये एक टाइप की, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। ये एक टाइप की पेंटियम चिप है, स्टार्टिंग में इसको 66 हर्ट्ज के लिए जो है ना वो चलाया गया था आपका, ठीक है ना, 66 हर्ट्ज के लिए चलाया गया था ईडीओ रैम, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट के लिए। मतलब आप यूं समझो आपके प्रोसेसर के साथ में एक चिप है जो कि एक्सटेंडेड डेटा रखती है, 66 हर्ट्ज के साथ में डेटा को इसको चलाया गया था आपका, 66 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के रूप में है, ध्यान देना, वो डेटा कैपेसिटी के रूप में नहीं है, स्पीड के रूप में। क्योंकि मैं अगर कहूं ना आपका जो कंप्यूटर है वो आज किस स्पीड पे काम करता है, आज आपका कंप्यूटर गीगाहर्ट्ज में काम करता है। गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है 3 गुना, सॉरी, गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है 10 पावर 9 कैलकुलेशन पर सेकंड। आज का कंप्यूटर एक्चुअली 3 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, इसलिए मैं 3 गुना 10 की पावर 9 कैलकुलेशन लिख रहा था। तो स्टार्टिंग में केवल हर्ट्ज ही था, ये स्पीड होती है, कैलकुलेशन होती है, 1 सेकंड में कितनी कैलकुलेशन जो है ना वो की जा सकती है आपकी। अगला सवाल बेहद इजी सवाल है आपसे, परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, कंप्यूटर के अंदर जो परमानेंट मेमोरी होती है ना उसको आप लोग किस नाम से जानते हो, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को किस नाम से जानते हो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी को, फटाक से सेशन को लाइक और शेयर तो जरूर कर देना अगर नहीं किया है अभी तक आपने, और आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो भी कर देना आप लोग, सुनील सर टेस्ट बुक, ठीक है ना, सुनील सर टेस्ट बुक को ज्वाइन करना। इस क्लास का पीडीएफ भी वहीं पे ही दे दूंगा मैं। मेरा कूपन कोड अगर आपने नहीं यूज किया तो भी कर लेना, कोई कोर्स लेना हो तो सुनील बी मेरा कूपन कोड है, ठीक है। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या है आपका, परमानेंट कौन सी है, रोम है। रोम के कई सारे टाइप होते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है ना। परमानेंट में रोम के कई सारे टाइप है, जैसे मैं कहता हूँ रोम है, रोम में एक बार कुछ लिख दिया सो लिख दिया, ये तो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आया था मेरे पास में एक पी रोम, पी रोम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप रीप्रोग्राम कर सकते हो, वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम। उसके बाद में आया था आपके पास में ईपी रोम, ईपी रोम का मतलब क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें से प्रोग्राम एरर कोई सॉरी इरेज किया जा सके, लिखा हुआ प्रोग्राम मिटाया जा सकते। और इरेज किससे करते हो, इरेज करते हो वाया यूवी रेज, ठीक है ना, यूवी रेज के थ्रू प्रोग्राम को आप लोग जो है इरेज करते हो, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है ये। इसके बाद में एक आती है डबल ईपी रोम,
EEPROM रोम में डेटा को इरेज किया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को इरेज करते हैं वाया लेजर लाइट, लेजर लाइट के थ्रू जो है ना डेटा को इसमें इरेज किया जाता है या मिटाया जाता है आपका, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टाइम विच टाइप ऑफ मेमोरी इज फास्टेस्ट? एक्सेस टाइम के आधार पे इनमें सबसे तेज जो है ना मेमोरी कौन सी है, ये बताइएगा आप लोग। EEPROM इलेक्ट्रिकली, अब तो पढ़ रही हो, सही हो, बताओ क्या ठीक आंसर रहेगा इसका हमारा? शाबाश, इसका सही आंसर दिया है बी बहुत सारे लोगों ने, पर सी दिया है किसी बिरला ने। वाह यार, ये भाई साहब कौन आगे? कैश फास्टर है और रजिस्टर स्लो है। ये तो तुमने गजब ढा दिया मेरे भगवान। हाँ, आपने तो आग लगा दी, हिस्ट्री बदल दी मेरे भगवान। कौन हो आप? हाँ, गलत कर दिया, महा गलत कर दिया, ठीक है ना। इसका आंसर यही है भाई साहब, ठीक है ना। रजिस्टर इस कंप्यूटर के अंदर फास्टेस्ट मेमोरी है, स्लो कहां से होगी? फास्टेस्ट मेमोरी। जिसने सी आंसर किया है उसका बिल्कुल ठीक है, फास्टेस्ट मेमोरी पहले नंबर पे। अगर ये ऑप्शन में ना होता ना तो लगाते कैश, ठीक है ना। तो कैश सेकंड नंबर पे फास्टेस्ट मेमोरी है, याद रखिएगा आप लोग। सेकंड नंबर की फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? वो आपकी आती है कैश आती है। और फास्ट नंबर, पहले नंबर की जो फास्टेस्ट मेमोरी है ना, उसको आप लोग क्या कहते हो? वो रजिस्टर है। रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी है, सीपीयू का रजिस्टर आपका, ठीक है ना। इनकी हायरार्की बताता हूं, सबसे स्लो में आती है तो ये सेकेंडरी मेमोरी आती है, यानी कि आपका हार्ड ड्राइव हो गया या हार्ड डिस्क जो है ना आपका, ये हो गया। उसके बाद में आता है कौन सी? उसके बाद में आपकी रैम हो गया, रैम के बाद में आपका कैश हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में आपका जो है ना वो कौन सा हो गया? रजिस्टर हो गया। इस तरीके से इनकी कोई हायरार्की होती है आपकी, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट बात पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट कौन सी बात हमसे पूछी गई है या हमें कौन सी बतानी भी है? नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है ये वाला, रजिस्टर आर हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट विच आर लोकेटेड इन। रजिस्टर जो होते हैं ना वो हाई स्पीड मेमोरी होते हैं, पर ये होते कहां पे है? अब ये क्वेश्चन तो कोई मुश्किल थोड़ा है तुम्हारे लिए बताना। अगर तुमने पिछला सवाल ढंग से पढ़ा था ना तो इसका आंसर तो तुम भाग के कर दोगे। रजिस्टर पता है हाई स्पीड मेमोरी है। लो, किसी को अगर विश्वास नहीं हो रहा था कि यार ठीक है पता नहीं कैश है एक रजिस्टर है, सर ने गलत तो ना बता दिया हो कहीं, लो तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा ठीक हो जाएगा और शांत भी हो जाएगा, विश्वास भी कर लोगे ना। क्योंकि देखो बताने से विश्वास हो, एक देखने से विश्वास ज्यादा होता है। क्वेश्चन ही पूछ लिया रजिस्टर हाई स्पीड मेमोरी होती है, मान लो, पर ये होते कहां पे बताओ? अभी तो सर ने बताया था कहां पे होते हैं, सीपीयू के अंदर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी वाला बिल्कुल ठीक रहेगा, सी का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है सरकार? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि व्हाट आर द प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम। रोम के अंदर जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं ना, उनको आप लोग किस नाम से जानते हो? लो भैया, सर ने अभी ये भी समझाया था। बताएगा कोई? कौन आंसर क्या दे रहा है? एक तो आंसर दिया है सॉफ्टवेयर, अरे बाप रे, और कोई आंसर आया? सॉफ्टवेयर ही ज्यादातर आंसर है, ठीक है ना। कुछ ने सी भी दिया आंसर, फर्मवेयर। हाँ, फर्मवेयर जिसने भी दिया ना उसका आंसर सही है, मतलब वो बच्चा क्लास में बड़ा ध्यान लगा के पढ़ रहा है, सुन भी रहा है। फर्मवेयर इसका सही आंसर है आपका, ठीक है। अभी बताया था भाई सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर थोड़ना होगा। सॉफ्टवेयर का मतलब ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है।
वो अलग है, कहीं अलग, ठीक है ना। ये रोम में लिखा गया प्रोग्राम का नाम फर्मवेयर होता है। और इस फर्मवेयर, अभी सर ने कहा था ना छोटे छोटे प्रोग्राम को मिला दो, ठीक है ना। अगर आप छोटे छोटे प्रोग्राम को मिला दो, अगर छोटे छोटे प्रोग्राम को मिला दो तो आपका क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा क्या, फर्मवेयर बनेगा। उसको ही आप लोग क्या बोलते हो, फर्मवेयर। कई छोटे छोटे प्रोग्राम को आपस में मिला दोगे तो आपका फर्मवेयर बनेगा। इस बात को तो पहले नंबर पे याद रखना। दूसरे नंबर पे आप लोगों को ये याद रखना है डियर कि इसमें फर्मवेयर में होते कौन से प्रोग्राम है। एक तो आपका होता है BIOS बायोज होता है, एक तो सिंपल ये याद रखना। और दूसरा सर ने अभी बताया था आपको क्या होता है, बूट STRAP स्ट्रैप और लोडर, ठीक है ना। बूट स्ट्रैप लोडर, ठीक है ना, दो होते हैं ये आपके ये, ठीक है। छोटे छोटे प्रोग्राम को आपस में मिला दोगे तो एक होता है आपका ये फर्मवेयर बनेगा। इनके अंदर बायोस और बूटस्ट्रैप लोडर दोनों होते हैं। ये सही है, स्मार्ट हो आप लोग, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चले जाओ। अब रोम का फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही इजी सा सवाल है। रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी। हाँ, रीड ओनली मेमोरी है ना, दोनों सेम इंग्लिश में है पर हिंदी में अलग है। हिंदी में इसका C होगा, इसका B होगा, BCC है। तो खैर लिखने में अलग होगा पर कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर पूछ लिया रोम है, रीड ओनली मेमोरी है। अच्छा, अलग पूछा है अब आपसे, ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ ये क्या है, रोम क्या है। अभी सर ने बताया था ना, रैम और रोम दोनों के दोनों किसके अंदर आते हैं, आपके रैंडम एक्सेस पार्ट के अंदर आते हैं। थोड़ी देर पहले सेम सवाल आया था, उस टाइम पूछा था रैम, अब पूछ लिया रोम, ठीक है। रोम क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये पढ़ा था अभी तुम लोगों ने, ठीक है ना। एक टाइप की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, लाइट रहे चाहे ना रहे, डेटा इसके अंदर परमानेंट जो है ना आपका स्टोर रहेगा, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा करते हो आप लोग। ये भी वैसा ही कुछ सवाल है आपसे कि जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी कंटेंट नष्ट हो जाता है। द कंटेंट ऑफ द मेमोरी विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। हिंदी अलग दे रखी, अच्छा नष्ट नहीं होंगे, हाँ ठीक है। लाइट रहे ना रहे, डेटा पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। वो कौन सी मेमोरी होती है आपकी, उस मेमोरी को आप लोग किस नाम से जानोगे। रोम होगा, ईपी रोम होगा, डबल ईपी रोम होगा, सारे ही होंगे ये। इसका आंसर स्मार्ट ही लोग देंगे कोई। ए आंसर देंगे कोई, ए आंसर। ए किस किस का है, चलो इसका आंसर डी है, ठीक है सही है, ठीक है डी है सारी, क्योंकि रोम के ही पार्ट है ना सारे के सारे, ये तो परमानेंट ही है एक प्रकार के ये, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़िएगा। उसके बाद में कंप्यूटर में निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद में किसे संशोधित नहीं किया जाता। वंस प्रोग्राम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, जब कोई बनाता है कंप्यूटर, वो बना के फिट कर देता है प्रोग्राम, उसके बाद में कभी उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो वो प्रोग्राम किसके अंदर होता है इनमें से। अगर एक बार लिख दिया सो लिख दिया, कभी वो प्रोग्राम चेंज कर नहीं सकते, तो प्रोग्राम इनमें से किसके अंदर होगा वो आपका। सर बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले फॉर्म भर सकते हैं, बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले फॉर्म भर सकते हैं। कौन सा फॉर्म भर सकते हैं बेटा बताओ, किस फॉर्म की बात कर रहे हो आप। क्वालिफिकेशन में जाके चेक कर लो यार, सिंपल सी बात है। चलो इस क्वेश्चन का सही आंसर रोम दिया होगा आप लोगों ने मुझे, ठीक है ना। रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना, पर इन्होंने कुछ अलग पूछा है अब, ठीक है ना। पूछने का तरीका थोड़ा सा इस बार का जो है ना वो अलग है। और वो क्या पूछा है, रोम केवल पढ़ने लायक मेमोरी है, केवल पढ़ने लायक मेमोरी है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। एक बार मतलब खाली रोम की बात कर रहा हूं तो केवल और केवल जो है ना पढ़ने लायक मेमोरी है डियर, ठीक है ना। अच्छा सर अभी तक कितने, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने फॉर्म अभी तक अप्लाई हो चुके हैं टोटल, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या रहेगा, ओनली रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना, केवल पढ़ने लायक मेमोरी होती है ये, ठीक है ना। चलो ये तो इतना था, दूसरी पीडीएफ में लेके आता हूं आपको मैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग मुझे, ठीक है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू प्रेस टू स्टार्ट ए न्यू पेज इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर अगर आपको नया पेज स्टार्ट करना है तो इनमें से कौन सी की जरूरत पड़ेगी आपको? कोई नया पेज अगर स्टार्ट करना हो MS वर्ड में तो आप लोगों को इनमें से कौन सी की जरूरत पड़ेगी? सी आंसर दिया है किसी ने दिया है कंट्रोल प्लस में D, किसी ने A, MP कोऑपरेटिव बैंक। सर हाँ, इसमें तो भर सकते हो बेटा। ठीक है, इसका सही आंसर बताता हूं क्या। इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस में एंटर। ठीक है ना, D ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। जिसने भी D दिया है तो उसका आंसर ठीक है आपका। ठीक है, कंट्रोल प्लस में एंटर जो है ना, इससे आप लोग नया पेज स्टार्ट कर सकते हो। अब ये कंट्रोल प्लस एंटर है ना, ये बहुत ही जबरदस्त बटन है, बहुत जबरदस्त है। क्यों जबरदस्त है? क्योंकि इसी से बेसिकली पेज ब्रेक डाउन भी होता है आपका। ठीक है ना, पेज ब्रेक डाउन भी होता है आपका, पेज ब्रेक डाउन, हार्ड पेज ब्रेक भी कहते हैं इसको, हार्ड पेज ब्रेक। पेज ब्रेकडाउन भी होता है और हार्ड पेज ब्रेक के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है ना, जबरदस्ती कोई पेज को तोड़ के आगे ले जाना, इसको थोड़ा समझो आप लोग, आगे मत भागना, सीधा सीधा। एक पेज है मेरे पास में ये वाला, और इस पेज के आगे ये दूसरा पेज है मेरा। ठीक है ना, इस पेज पे कुछ लिख रहा हूं मैं, लिखता गया, पूरा पेज भर गया, अपने आप में दूसरे पेज पे आ गया। ठीक है ना, ये कंडीशन पता क्या चीज है? इसको ही आप लोग पेज ब्रेक बोलते हो। जब एक पेज को छोड़ के दूसरे पेज पे आ जाते हो ना आप लोग, तो इसको क्या कहोगे आप लोग? ठीक है ना सर, क्लास कंटिन्यू है कल से, परसों से क्लास कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। ठीक है ना, हाँ आज तो 2 घंटे की क्लास है। ठीक है ना, आज तो 9 बजे तक की क्लास है ये अभी। ठीक है, लेकिन कल नहीं, परसों से शाम को 7 से 8 कंटिन्यू कर लेंगे क्लास को। ठीक है, डेली। फिर आज 2 घंटे की है, पढ़ते रहो आप लोग। तो हाँ, क्या कह रहा था कि ये है और ये हो गया आपका। तो एक पेज से छोड़ के दूसरे पेज पे जब आप जाते हो ना, इस कंडीशन को क्या कहते हो? इस कंडीशन का पेज ब्रेक के नाम से जानते हो, याद रखिएगा। ये पेज ब्रेक कंडीशन होती है। जब आप एक पेज पूरा भर जाए फिर दूसरे पेज पे जाओगे तो ये पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक 2 टाइप के होते हैं। एक तो पेज ब्रेक होता है जिसको कहा करते हो आप सॉफ्ट पेज ब्रेक के नाम से जानते हो। ठीक है ना, सॉफ्ट पेज ब्रेक होता है आपका एक तो। अच्छा, और दूसरा कौन सा होता है आपका? दूसरा होता है जिसको कहते हो आप लोग हार्ड पेज ब्रेक के नाम से जानते हो, हार्ड पेज ब्रेक। एक होता है सॉफ्ट पेज ब्रेक, एक होता है हार्ड। सॉफ्ट पेज ब्रेक का मतलब है यही जो आपने अभी देखा, इसको सॉफ्ट पेज ब्रेक भी कहते हो। अपने आप सॉफ्टली जो है ना, आप एक पेज से दूसरे पेज पे मूव हो गए। लेकिन जो हार्ड पेज ब्रेक होता है ना, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मान लेते हैं मेरे पास में ये एक पेज है और ये दूसरा पेज है, इसके साथ ही कंटिन्यू। यहाँ पे 1 लाइन लिखा, 2 लाइन लिखा। अब आप कहना चाहते हो कि मैं अगले पेज पे जाना चाहता हूँ, बीच रास्ते में इस पेज को छोड़ के, बीच में ही छोड़ के जब आप नेक्स्ट पेज पे मूव करते हो ना, इसी कंडीशन को आप लोग कहते हो हार्ड पेज ब्रेक के नाम से जो है ना आप लोग इसको जाना करते हो, याद रखिएगा। यही होता है हार्ड पेज ब्रेक। अरे इससे क्या होगा? एक नया पेज आ गया ना आपका, इससे नया पेज भी आ गया ना आपका। तो ये देखिएगा, इन्होंने पूछा क्या था? इन्होंने यही पूछा था आप लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू प्रेस ए न्यू पेज इन MS वर्ड। नया पेज लाना चाहते हो आप लोग, तो एकदम से नया पेज लाओगे तो ये क्या होगा? कंट्रोल प्लस में एंटर की है, इसका यूज करेंगे। तो इसको पेज ब्रेक करने के लिए तो यूज करते ही करते हो आप लोग, इसको टेबल ब्रेक करने के लिए भी यूज करते हो। मान लेते हैं कि मेरे पास में ये एक टेबल बनी हुई है। ठीक है ना, ये उसके कॉलम हो गए, ये उसके रो हो गए, और इसको मैं यहां से ब्रेक करना चाहता हूं। जहां टेबल में कर्सर ले जाओगे, कर्सर ले जाके जहां कंट्रोल प्लस एंटर की दबाओगे ना, वहीं से वो टेबल ब्रेक हो जाएगी। टेबल ब्रेक की भी यही वाली की होती है आपकी, याद रखना। ठीक है, चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? इसको पढ़िएगा और सही जवाब दीजिएगा। What can you do from the following
टू एक्सट्रैक्ट रिमूव अ पैराग्राफ फ्रॉम अ रिपोर्ट यू रोट। आपने लिखी गई किसी रिपोर्ट में एक पैराग्राफ निकालने हटाने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं। लिखी गई रिपोर्ट में से पैराग्राफ हटाने के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, बताइएगा आप लोग। सर 8 बजे या 9 बजे तक? नहीं 8 बजे तक बेटा, 9 बजे तक नहीं ना, इतना जी मत लहलाओ, ठीक है ना। कई दिनों बाद में क्लास में पढ़ने आई है, सर ने एकदम साथ सोचा कि 9 बजे तक का लगा, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे मेरी क्लास है अगली, पर भूल गया मैं, पर कोई बात नहीं। हार्ट अटैक आ गया होगा ना सर, रोज 9 बजे तक लगातार क्लास, मर जाऊंगी मैं तो। बेसिक से पढ़ाओगे या एमसीक्यू? दोनों ही चीज़ें होंगी डियर। एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, बेसिक भी पढ़ाएंगे, एमसीक्यू दोनों ही चीजें करवाएंगे। हाँ मंडे से बेसिक और एमसीक्यू दोनों से ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना, दोनों ही चीज़ से पढ़ाएंगे। क्लास में आना, पता लग जाएगा। फिलहाल तो आज को एंजॉय करो। क्या इसका ठीक आंसर दिया है आप लोगों ने? बी ऑप्शन जो है ना इसका ठीक रहेगा, बस सिंपल सी बात है। अगर हटाना ही चाहते हो आप लोग, ठीक है ना, तो सिंपल ही रहेगा आपका, ठीक है ना। कहने का मतलब है जैसे मेरे को इतनी लाइन को डिलीट करना है, तो इतनी लाइन का मतलब है कि मैंने इसको हाईलाइट किया। हाईलाइट करने का मतलब होता है सिलेक्ट करना, ठीक है ना। सिलेक्ट किया और उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, उसको डिलीट कर दिया। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। हटाने के लिए तो सिंपल सी बात हुई ना आपकी। चलिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन जो है ना हमारा वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ कंट्रोल प्लस इक्वल की इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर इस वाली बटन का क्या काम होता है? सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, अंडरलाइन है या ऑल कैप्स है? इजी सा सवाल है, आसानी से बता सकते हो। कंप्यूटर क्लास आज वाली तो क्लास बेटा स्टार्ट हुई है 6 बजे से स्टार्ट हुई है, 6 बजे से 8 बजे तक है। मंडे से शाम को 7 से 8 स्टार्ट करेंगे। बोलो क्या आंसर है? देखो बहुत ही प्यारा सा सवाल है, गजब का क्वेश्चन है। इस 4 ऑप्शंस में देखते, देखो ये ऑप्शन तो सीधा काट देते आप लोग, ऑल कैप्स वाला। क्यों काट देते? क्योंकि देखो ऑल कैप्स तो कब से आता है आपका? ऑल कैप्स आएगा जब आप कैपिटल लेटर वाले ना, आपके कीबोर्ड के अंदर एक कैप्स लॉक का बटन होता है, ठीक है ना। कैप्स लॉक का एक बटन होता है, उस कैप्स लॉक को जब आप लोग ऑन करते हैं तो आप लोग मतलब सब बटन जो सारे जो भी प्रेस करेंगे वो कैपिटल लिखा जाएगा, और अगर आप ऑफ करते हैं तो सारे के सारे जो है ना आपके स्मॉल लिखे जाएंगे, छोटे लिखे जाएंगे वो, ठीक है ना। एक बात हुई। अंडरलाइन करने की अगर मैं बात करता हूं ना, तो अंडरलाइन करने का मतलब है, इसके लिए तो शॉर्टकट की अलग है। इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस में यू होती है। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे ही कट गए। इन 2 ऑप्शन में पजल होगा आपको कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है ये क्या होता है। आइए इनको समझाते हैं आपको क्या होता है। अच्छा, सुपरस्क्रिप्ट एक शॉर्टकट की लिखता हूं पहले, CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, ठीक है ना। ये एक शॉर्टकट की है। ये शॉर्टकट की होती है किसकी? सुपरस्क्रिप्ट की होती है। इसका आंसर बी है वैसे, ठीक है ना। और इसका शॉर्टकट की जो क्वेश्चन में दे ही रखा है, कंट्रोल प्लस में इक्वल। सुपरस्क्रिप्ट के लिए ये शॉर्टकट की होती है, सबस्क्रिप्ट के लिए ये वाली शॉर्टकट की है। होता क्या है सर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट? अगर मुझे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना है, फॉर एग्जांपल मुझे लिखना होता a² प्लस b², ठीक है ना, प्लस 2ab, इस तरीके से कुछ भी मुझे लिखना होता, या मुझे लिखना होता y² लिखना होता, z³ लिखना होता, ऐसा कुछ भी लिख रहा हूं मैं। तो जो मैं ये लेटर लिख रहा हूं, इनके ऊपर जो भी आपके ये फॉर्मूले ये लिख रहा हूं ना, 2 3 4 इस तरीके से कुछ भी लिख रहा हूं ना मैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये सुपरस्क्रिप्ट है। आप मतलब कर्सर को ऊपर कैसे लेके जाओगे? सीधा तो नीचे नीचे तो लिख दोगे। ऊपर कर्सर को ले जाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को ये स्क्वायर वाला ये मतलब ये वाला की जो है ना प्रेस करना पड़ेगा। लिखते लिखते आपको ऊपर लिखना है तो कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू दबा दो, कर्सर आपका ऊपर चला जाएगा। कुछ भी लिखोगे तो ऐसे स्क्वायर फॉर्म में ऐसे कुछ भी ऊपर लिखा जाएगा। अच्छा, साइंस का कोई फॉर्मूला लिखना चाहते हो आप लोग, CaCO3, ठीक है ना। एक वो मैंने रील देखा था
एक मेरा दोस्त है ऐसे ही, मतलब पागल सा, ठीक है ना, वो सारा दिन ऐसे कोई आलतू फालतू रील भेजता रहता है। तो उसने भेजा था रील, देखा था ये काको 3, एक रील में देखा था इसको CaCO3 काको 3 बोल रहा था वो। खैर ये CaCO3 है, तुम भी काको 3 मत बोलना। CaCO3 का मतलब ये है ये नीचे 3 हो गया, एक ये नीचे कैसे लेके आओगे, या H2O नीचे 2 आ गया, या आपका जो है ना आपका H2SO4 हो गया, ठीक है ना। तो ये नीचे जो पाओ के अंदर जो कुछ लिखा होगा ना, आपका कुछ भी पाओ के अंदर कुछ लिखा होगा, ये किससे लिखा जाएगा, सबस्क्रिप्ट से लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे अगर पाओ के अंदर कुछ लिखा जाएगा वो सबस्क्रिप्ट से लिखा जाएगा, और ऊपर जो लिखा जाएगा ना आपका, वो किससे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा आपका इससे सुपरस्क्रिप्ट से लिखा जाएगा। ये दोनों बातें आप लोगों को याद रहनी चाहिए डियर, ठीक है ना। माउस जॉयस्टिक, ये क्या हो गया, माउस जॉयस्टिक कहाँ से आ गया बेटा बीच में, है रेनू, रानू है रेनू, माउस जॉयस्टिक कहाँ से आ गया बेटा बीच में, यहाँ पे माउस और जॉयस्टिक का तो कोई लेना देना ही नहीं था। चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थ्रेशोर इन MS वर्ड, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थ्रेशोर जो है ना, इसका क्या फंक्शन होता है MS वर्ड के अंदर, MS वर्ड के अंदर थ्रेशोर है, थ्रेशोर का मीनिंग क्या है, MS वर्ड के अंदर थ्रेशोर का मीनिंग क्या है, शाबाश। जी, इसका सही जो आंसर रहेगा वो ए वाला ऑप्शन सही रहेगा आपका, शब्द को उसके पर्यायवाची शब्द में बदलना, टू कन्वर्ट इनटू इट्स अ सिनोनिम्स, ठीक है ना। याद रखना पर्यायवाची शब्द, एक ही वर्ड के आपको बहुत सारे एक जैसे समानार्थक शब्द चाहिए होते हैं, तो आपको इसका ही यूज करोगे। शॉर्टकट की के रूप में इसका आप लोग जो है ना वो शिफ्ट प्लस में F7 यूज कर लोगे, शिफ्ट प्लस में F7 यूज कर लोगे शॉर्टकट की के रूप में। और अगर आप अकेला F7 दबाते हो तो आप स्पेलिंग चेक में ले आते हो, ठीक है ना। अकेला F7 जो है ना आप लोग दबाते हो तो आप लोग जो है ना स्पेल चेक के अंदर आ जाओगे, स्पेल चेक, ठीक है ना। स्पेलिंग चेक करना हो तो अकेला F7 का यूज करोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, एनी डिजिट और लेटर इज अबोव द बेस लाइन एंड स्मॉलर देन इट इज कॉल्ड द फॉलोइंग। लो भैया बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी सर ने तुम्हें समझाया था, अगर अभी तुम इसका आंसर नहीं करोगे ना तो बहुत ही गलत बात हो जाएगा, बहुत ही गलत बात हो जाएगा। कोई अंक या अक्षर बेस लाइन के ऊपर और छोटा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे आउटलाइन कहा जाता है, उसे रेज्ड कहा जाता है, उसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, उसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। कोई गलती करने का कोई चांस नहीं है इसका, ना ही गलती इसके अंदर होनी चाहिए तुम्हारी, एकदम इजी सवाल है। सी ऑप्शन जिसका है उसका बिल्कुल ओके जवाब है, वो बड़ा मस्त पढ़ भी रहा होगा बच्चा इस क्लास में फिलहाल के लिए, पूरा ध्यान है, ठीक है ना। सही इसका आंसर क्या है आपका, सुपर स्क्रिप्ट इसका सही आंसर रहेगा, याद रखिएगा सुपर स्क्रिप्ट इज द राइट आंसर। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ही होता है आपका क्या, कि बेस लाइन से ऊपर। और अगर मैं यही तुमसे पूछ लेता कि बता दो तुम मुझे बेस लाइन से नीचे, ठीक है ना, बेस लाइन से नीचे, तो बेस लाइन से नीचे कौन सा होता, तो बेस लाइन से नीचे मैं कह देता किसको, सबस्क्रिप्ट को कह देता। सबस्क्रिप्ट बेस लाइन से नीचे हो जाता, बेस लाइन से ऊपर आपका सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट हो जाता, बस बात ही खत्म, है ना। चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आ रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शॉर्टकट की फॉर शिफ्ट प्लस में टैब, शिफ्ट और टैब का शॉर्टकट की का मीनिंग क्या होता है, शिफ्ट और टैब जो है ना ये क्या काम कर सकती है आपके लिए, शिफ्ट और टैब, शिफ्ट और टैब क्या काम करेगी, मूव थ्रू टैब, टैब के थ्रू, टैब के माध्यम से आगे बढ़ना, गो बैक थ्रू टैब, टैब के थ्रू वापस आ जाना, मूव थ्रू ऑप्शंस, ऑप्शंस के थ्रू वापस आगे बढ़ना, और गो बैक थ्रू ऑप्शंस, विकल्प के माध्यम से पीछे आ जाना। तो शिफ्ट प्लस में टैब जो है ना ये पर्टिकुलर क्या काम करेगी, अगर किसी ने आंसर करना है तो इसका क्या आंसर होगा बताओ।
शाबाश, ए ऑप्शन तो ठीक नहीं है, इसका डी ऑप्शन सही है बिल्कुल इसका, ठीक है ना। डी ऑप्शन 61 जो क्वेश्चन है इसका डी वाला ऑप्शन सही है। गो बैक थ्रू ऑप्शंस, ठीक है ना, विकल्प के माध्यम से पीछे जाना हो, एक ऑप्शन एक बैक जाना हो ना आपको, तो आप लोग शॉर्टकट की यूज करते हो, शिफ्ट प्लस में टैब का यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है द प्री कंकीड फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट एंड कलर स्कीम इज फॉलोइंग। टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अधिकल्पित प्रारूप जो है ना वो क्या कहलाएगा, मतलब पहले से ही डिजाइन किया हुआ फॉर्मेट है, पहले से पूरा पहले से सब कुछ डिजाइन कर रखा है, बस उसके अंदर आप थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहते हो, तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत ही चेंज करना चाहो, उसको आप लोग क्या कहते हो, उसको आप लोग टेम्पलेट का नाम जो है ना वो पुकारा करते हो, इसको आप लोग टेम्पलेट कहा करते हो, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का हमारा ठीक रहेगा, ये टेम्पलेट रहेगा आपका, ठीक है। प्रेजेंटेशन तो क्या है, ये तो पावर पॉइंट का स्लाइड है, वही प्रेजेंटेशन होगा। स्लाइड आपका जो है ना, स्लाइड आपका पावर पॉइंट का आप लोगों को पता है, पीपीटी स्लाइड्स जो रहती है वही है, ठीक है ना। मतलब प्रेजेंटेशन में स्लाइड का यूज करते हो आप लोग, वो तो अलग चीज है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका, ए वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट ऑफ द फॉर्मेटिंग टूल बार। क्या बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, इसका सही आंसर करिएगा, कौन सा रहेगा। शाबाश सर, एसबीआई क्लर्क रिजल्ट, आई डोंट नो डियर अबाउट इसकी कब आ रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या दिया है आपने, बहुत इजी सा सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। देखो मेरे पास में 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर बाद में आंसर करेंगे इसका, ठीक है ना। एक मेरे पास में है कौन सा, MS वर्ड है, ठीक है ना, एक मेरे पास में MS वर्ड है, एक मेरे पास में कौन सा है, एक MS पावर पॉइंट है, ठीक है ना, एक MS वर्ड है, एक MS पावर पॉइंट है आपका, और एक मेरे पास में कौन सा है, एक MS एक्सेल होता है, ठीक है ना, एक MS एक्सेल है। अगर मैं वर्ड की बात करता हूं तो मिनिमम कितना होगा इसके अंदर, और इसके अंदर मैक्सिमम जो है ना वो कितना होगा, ठीक है। और मिनिमम कितना होगा इसके अंदर, 8 होगा, ठीक है ना। मिनिमम इसमें भी कितना होगा, 8 ही होगा, और मिनिमम इसमें भी कितना होगा, 8 ही होगा। तीनों के अंदर मिनिमम 8 8 8 ही है। मैक्सिमम वर्ड के अंदर कितना है, मैक्सिमम वर्ड के अंदर 72 है। एक्सेल के अंदर में मैक्सिमम कितना है, 72 है, लेकिन पावर पॉइंट के अंदर मैक्सिमम कितना है, 96 है, 96 है, ये याद रखिएगा आप लोग, 96 होता है इसका टोटल, 96 है आपका। एक बात ये भी याद रखिएगा आप लोग कि जो आपका ये है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू के है, मतलब ये माउस के थ्रू साइज सिलेक्ट कर सकते हो आप लोग ये, ठीक है ना। यानी कि अगर आप कीबोर्ड के थ्रू सिलेक्ट करना चाहो तो क्या होगा आपका, ठीक है ना। कीबोर्ड के थ्रू अगर आप सिलेक्ट करना चाहो तो क्या होगा ये बताइएगा, ठीक है ना। कीबोर्ड, अगर मैं कीबोर्ड के थ्रू सिलेक्ट करना चाहूं, मतलब मैनुअली, ये तो आप माउस में ऑप्शन दिख रहा है वो चीज है, लेकिन मैनुअली करना चाहूं तो मैनुअली MS वर्ड के अंदर मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम होता है 1638 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, पावर पॉइंट के अंदर मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम जो है ना इसके अंदर होता है 4000 होता है, ठीक है ना। एक्सेल के अंदर मिनिमम होता है 1 और मैक्सिमम होता है 409 होता है आपका, ठीक है ना, मैनुअली। अगर कीबोर्ड से मैनुअली मैं ये बैक स्पेस दबा के काट के लिखना चाहूँ तो ये, अदरवाइज माउस से तो सिंपल आपका यही है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है ना वो क्या दिया है, अब आप पढ़ लो और इसका आंसर देना भी आसान हो जाएगा। फॉर्मेटिंग टूल बार कह दो या ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर कितना होगा आपका, मिनिमम 8 और मैक्सिमम कितना होगा, 72, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ओके है। अगला कौन सा क्वेश्चन आ रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि MS वर्ड में गो टू के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। अगर गो टू कहीं पे डायरेक्ट पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे, कंट्रोल प्लस में डिलीट करोगे, C करोगे, कंट्रोल G+T करोगे या कंट्रोल G करोगे, तो इसका कौन सा ठीक आंसर रहेगा आपका ये बताइएगा।
शाबाश, बिल्कुल ठीक आंसर है, डी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस में जी जो है ना इसका यूज करोगे आप लोग गो टू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आपका आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि एमएस वर्ड में फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। अगर आप फॉन्ट को चेंज करना चाहते हो एमएस वर्ड के अंदर तो आप लोग इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे? फॉन्ट बदलना चाहते हो आप लोग? फॉन्ट बदलने के लिए कौन सी यूज करोगे आप लोग? सी ऑप्शन दिया है किसी ने, और कोई? किसी ने दिया है बी ऑप्शन 65 का, बी दिया है, डी भी दिया है किसी ने, ठीक है ना। इसका सही जो आंसर है वो बी ही है। फॉन्ट को चेंज करने के लिए 3 शॉर्टकट की होती है। पहली शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में डी, ठीक है ना। दूसरी शॉर्टकट की आपकी होती है CTRL कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में पी, और तीसरी जो है ये क्वेश्चन में दे ही रखी है CTRL प्लस में शिफ्ट, ठीक है ना। कंट्रोल CTRL क्या लिखा है, CTRL प्लस कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में F, ठीक है। ये 3 की होती है जिनसे आप लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हो एमएस वर्ड के अंदर। तो फॉन्ट को बदलने के लिए कंट्रोल डी, पूरा डायलॉग बॉक्स ही खुल जाएगा, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी या कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, ये तीनों से ही आप लोग जो है ना फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। बी ऑप्शन सही है। फॉन्ट बाय डिफॉल्ट होता कौन सा है, ठीक है ना। एक बात याद रखना, 2003 से, ठीक है ना, 2003 से एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आया करता था, से नहीं कहूँगा तक, ठीक है ना, 2003 तक तो आया करता था, जिसका नाम था टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन नाम के एक फॉन्ट आया करता था। और 2007 से जो है ना वो कौन सा आने लग गया, 2007 से आने लग गया कैलिब्री बॉडी, कैलिब्री बॉडी, ठीक है ना। कैलिब्री बॉडी आने लग गया 2007 से, आपका बाय डिफॉल्ट यही आने लग गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला कौन सा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे? इसको तो छोड़िएगा, ये बताइए। एमएस वर्ड के अंदर अशुद्ध शब्द को रंग में रेखांकित किया जाता है। एमएस वर्ड इनकरेक्ट वर्ड इज अंडरलाइंड विद कलर। इनकरेक्ट वर्ड जो होता है ना, गलत शब्द होता है, उसको किस रंग में जो है ना अंडरलाइन किया जाता है आपका? इनकरेक्ट वर्ड को कौन से कलर में अंडरलाइन करते हैं? तीस मिनट की क्लास बाकी और है आपकी। हाँ बिल्कुल ठीक है। स्पेलिंग एरर जो आती है ना आपकी, वो किसके थ्रू दिखाई देती है? आपकी स्पेलिंग एरर आपकी रेड कलर से जो है ना वो दिखाई देती है, याद रखिएगा। जैसे एक आपका एमएस वर्ड के अंदर ना रिव्यू टैब होता है आपका, ठीक है ना। एमएस वर्ड के अंदर रिव्यू टैब होता है, और इस रिव्यू टैब के अंदर आपको स्पेल चेक ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसी के अंदर आपको स्पेल चेक ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने ठीक है ना, अगर आप लोगों ने सेम यूं कहिएगा कोई गलत लिख दिया वर्ड, देखो 3 टाइप की लाइनें दिखेगी आपको। एक तो आपको रेड कलर की लाइन दिखेगी, ठीक है ना। एक रेड के अलावा आप लोगों को दिखेगी इसके अंदर ग्रीन कलर की लाइन, ठीक है ना। एक ग्रीन कलर की लाइन आएगी वर्ड के नीचे, एक आती है इसके अंदर कौन सी, ये आती है ब्लू कलर की लाइन आती है। ये 3 टाइप की लाइनें जो है ना इसके अंदर दिखाई दे सकती है। रेड का मतलब तो है आपकी एरर ही है, वो सीधी सी बात है कि स्पेलिंग का एरर ही है, वो स्पेल एरर ही लिख दिया आपने, कोई स्पेलिंग का गलती कर दिया, ठीक है ना। और ग्रीन कलर का लाइन का मतलब ये है आपका कि ग्रामर का एरर कर दिया आपने, कोई भी ग्रामेटिकल एरर है। और इसका मतलब है कि आप लोगों ने फॉर्मेटिंग का एरर कर दिया, कोई फॉर्मेट एरर हो गया आपका। तो 3 कलर की लाइनें तीनों अलग अलग चीजों को ही डिसाइड करती है। ग्रीन रेड कलर की लाइन है वो स्पेलिंग एरर होगा, और अगर ग्रीन है तो वो ग्रामेटिकल एरर है, ब्लू है तो फॉर्मेटिंग एरर है।
एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि अगर एमएस वर्ड के अंदर दो सेम वर्ड एक साथ लिख दिए जाए, ठीक है ना, दो सेम वर्ड एक साथ आ जाए, ठीक है ना, दो सेम वर्ड एक साथ आ जाए तो क्या होगा, ठीक है ना, दो सेम वर्ड एक साथ आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सुनील इज वेरी पोलाइट बॉय। सुनील इज वेरी पोलाइट बॉय, ये एक सेंटेंस लिख दिया मैंने। इसके अंदर अब आपसे मैं ये पूछूंगा, दो सेम वर्ड मतलब दो सेम चीजें दिख रही है आपको, इज दो बार दिख रहा है। अब आप मुझे बताओ इसके नीचे कौन सी कलर की लाइन आएगी, ग्रीन आएगी कि रेड आएगी कि ब्लू आएगी? ये सेम क्वेश्चन है आपके लिए। बताओ कौन सी कलर की लाइन आएगी इसके नीचे, ग्रीन, रेड या ब्लू? एक ने कहा है ग्रीन, ग्रीन, एक ने नहीं, दो ने भी ग्रीन ही कहा है, तीन ने भी ग्रीन ही कहा है, लोकेश, अशोक, भट्ट, ब्लू भी कहा है किसी ने, तो ग्रीन भी कहा है किसी ने, तो ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू। कभी भी याद रखना एमएस वर्ड के अंदर दो सेम वर्ड एक साथ आ जाए तो उसको ना ग्रामेटिकल एरर मानते हैं ना फॉर्मेटिंग एरर मानते हैं, उसको स्पेलिंग एरर चेक मानता है और उसके नीचे हमेशा रेड लाइन आएगी, याद रखिएगा आप लोग। तो इसका रेड आंसर किसी ने नहीं दिया था, तुम जैसे और भी बहुत बच्चे होते हैं 90% वो भी रेड नहीं देते हैं। रेड बहुत ही आंसर कम निकलता है, याद रखना। ये ना ही ग्रामेटिकल एरर है ना ही ये फॉर्मेटिंग एरर है, ठीक है ना। इसको केवल और केवल एमएस वर्ड स्पेल एरर काउंट करता है। और कभी भी दो सेम वर्ड आ जाए, सेम अगर रिपीट वर्ड हो जाए ना, हमेशा सुपरफ्लस एरर जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, ये कभी भी आ जाए हो जाए ना, इसको आप लोग रेड लाइन से इंडिकेट करते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है। एग्जाम ने कई बार इसको रिपीट भी किया है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं अब आपको हम। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये वाला, एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। एमएस वर्ड जो है ना वो इनमें से किसके लिए यूज किया जाता है? आपका एमएस वर्ड जो है ना इनमें से किसके लिए यूज किया जाता है? क्रिएटिंग डेटाबेस यूज बनाने के लिए, एनालिसिंग डेटा को एनालाइज करने के लिए, प्रिपेयरिंग डिफरेंट डॉक्यूमेंट अलग अलग तैयार करने के लिए, प्रिपेयरिंग स्लाइड तैयार करने के लिए। एमएस वर्ड का आप लोग किस लिए यूज करते हैं? इजी सवाल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका सही आंसर आप लोग आसानी से दे भी पाओगे। देखो अगर मैं कहूं ऑप्शंस के अंदर डेटाबेस बनाना हो तो मुझे यूज करना होगा क्या? एमएस एक्सेस यूज कर लूंगा मैं, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज कर लूंगा मैं, और इसके अंदर डीबीएमएस का बनाने के मैं यूज कर लूंगा डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना। एनालिसिंग डेटा को अगर मैं एनालाइज करना चाहता हूं तो एनालाइज करने के लिए डेटा का तो कोई सॉफ्टवेयर बहुत सारे हो सकते हैं। किस प्रकार, जैसे कंपाइलर भी यूज करता हूं, एरर फ्री करना हो, सिंटैक्स चेक करना हो, अलग अलग हो सकता है। अगर मैं डेटा में स्लाइड बनाना चाहता हूं तो मैं इसके लिए तो बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर यूज कर लूंगा, दैट इज ए पावर पॉइंट, ठीक है ना। पावर पॉइंट का यूज कर लूंगा। लेकिन मुझे अगर डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो किसका यूज करूंगा मैं? एमएस वर्ड जो है ना इसका यूज करूंगा मैं डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। तो प्रिपेयरिंग डिफरेंट डॉक्यूमेंट अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अगर तैयार करने हैं मुझे तो मैं यूज करूंगा सी वाला ऑप्शन। इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, अप्रोप्रिएट है, एकदम ओके है, ठीक है। चलिए सर आगे जाएं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये वाला, चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू परफेक्शन, कैपिटल लेटर विल क्लिक यू केस बटन एंड देन विल क्लिक ऑन। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे। तो इसका ठीक आंसर जो है ना वो क्या रहेगा आपका?
भाई सिंपल सा सवाल है ये। आपके कंप्यूटर के MS वर्ड जब अभी पढ़ते हो ना, तो इसमें कई प्रकार के केस आते हैं। इसका तो सही आंसर चलो अपर केस है आपका, ठीक है ना। अपर केस का तो मतलब सिंपल सा ही है, अगर आपके पास में छोटा कुछ लिखा हुआ है तो इसको आप लोग कैपिटल में ले आओगे, यानी कि ये बना लोगे, ठीक है ना। आपके पास में दूसरा हो सकता था कौन सा, लोअर केस, ठीक है। लोअर केस का मतलब सिंपल सा ही है कि आपके पास में बड़ा लिखा हुआ है तो छोटे अक्षरों के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, लोअर केस अपर केस तो चलो समझ जाते हो आप लोग। एक होता है सेंटेंस केस, ठीक है, सेंटेंस केस होता है, और सेंटेंस केस थोड़ा सा जरूरी है। क्यों जरूरी है सेंटेंस केस? सेंटेंस केस में जब भी कोई सेंटेंस लिखोगे तो उसका पहला अक्षर, पहले वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होगा, देन सारे छोटे होंगे आपके। जैसे मैंने एक सेंटेंस थोड़ी देर पहले लिखा था आपके आगे, उसी को ही मैं कॉपी कर देता हूं दोबारा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सुनील इज अ वेरी गुड बॉय। सुनील इज अ वेरी गुड बॉय, ठीक है ना। मैंने गलत लिख दिया, ठीक है ना। सुनील इज अ वेरी गुड बॉय, अब ठीक लिखा है। सेंटेंस केस लिखते टाइम एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या कोई भी सेंटेंस लिखोगे उसका जस्ट पहले वर्ड का पहला ही अक्षर है ना, वो ही कैपिटल है, बाकी जितने भी कुछ लिखे सारे छोटे लिखने हैं। मैंने कोई क्वालिटी नहीं दिखानी, भी गुड है तो जी बड़ा कर दो, नहीं कुछ नहीं। सेंटेंस केस में ये खास बात ध्यान रखनी है, पूरे सेंटेंस में पहले वर्ड का पहला ही अक्षर बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। इसके अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड केस होता है आपका, ठीक है ना। कैपिटलाइज्ड केस होता है, कैपिटलाइज्ड केस। कैपिटलाइज्ड केस में हर एक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा, जैसे इसको लिखता मैं तो सुनील का तो S बड़ा हो गया, इज का I बड़ा, ए तो है ही है बड़ा, वेरी का V बड़ा, ठीक है ना, गुड का G बड़ा, बॉय का B बड़ा, ठीक है ना। ये है आपका, ये कैपिटलाइज केस है। तो MS वर्ड के अंदर ये 4 टाइप के केस होते हैं, याद रखना। अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज केस, चारों केस को याद कर लेना। एक कस्टम केस भी होता है, वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जैसे कुछ बड़ा कुछ छोटा करना चाहते हो वो कस्टम में आ जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन आपके मेन 4 याद रखने, अपर केस, लोअर केस याद रहेगा। सेंटेंस केस में सेंटेंस का पहले अक्षर का पहला वर्ड बड़ा होगा, बाकी नॉर्मल ही रहेंगे। और कैपिटलाइज केस में पूरे जितना भी पूरा सेंटेंस लिखोगे, सेंटेंस के हर एक वर्ड का पहला पहला अक्षर बड़ा होता जाएगा आपका, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन जो है ना हमारा वो रहेगा, बताओ। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज शोज ऑफ बिलो द लेटर कैरेक्टर रेड, रेड अंडरलाइन, यानी कि इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। अच्छा, किसी MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अगर लाल रंग की लाइन आ जाती है ना, तो उसको क्या कहोगे? अभी सर ने पढ़ाया था, कोई गड़बड़ तुम करोगे नहीं, ये मेरा विश्वास है। आंसर बता ही दोगे आप लोग। जी बिल्कुल सही आंसर है, स्पेलिंग की एरर, ठीक है ना। एरर ऑफ स्पेलिंग होता है, अगर आप स्पेलिंग की कोई एरर कर रहे हैं तो ही उसके नीचे जो है ना वो रेड कलर की लाइन आती है, अदरवाइज कोई रेड कलर की लाइन उसके नीचे नहीं आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी डॉक्यूमेंट में कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल+ में की के, बहुत ही मस्त सवाल है, गजब गजब का क्वेश्चन है ये, पेपर में आने वाला सा सवाल है आपके लिए, कई बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये भी है। कंट्रोल+ में के जो है ना वो किसके लिए यूज की जाती है आपकी? क्लोज ऑफ करंटली एक्टिवेटिंग द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम वर्तमान में चल रहा है उसको अगर आप बंद करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग ना एक शॉर्टकट की यूज करते हो, बता देता हूं आपको मैं क्या, Alt+F4, ठीक है ना। Alt+ में F4,
अल्टरनेटिंग की प्लस में F4 दबाओगे ना तो जो करंट में प्रोग्राम चल रहा है वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सा काम है। टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू, अगर आप स्टार्ट मेन्यू ओपन करना चाहते हो तो आपके पास शॉर्टकट की है, आपके कीबोर्ड के अंदर एक डेस्कटॉप की होती है, इसको विंडो की भी कहा करते हो आप लोग, ठीक है ना। अगर आप विंडोज की यूज करोगे तो विंडो की दबाते ही स्टार्ट मेन्यू आपका ओपन हो जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अगला पढ़ो, अगला है आपका कौन सा, चुने गए पाठ या टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए टू इंसर्ट हाइपरलिंक फॉर सिलेक्टेड टेक्स्ट। हाँ ये बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है ना। को हाइपरलिंक क्या होता है, डायरेक्ट आप लोग कहीं पहुंचना। जैसे मान लेते हैं ये है, यहाँ पे मैंने कोई लिंक क्रिएट कर दिया होता, मैंने कहा इस पर क्लिक करो और इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम पे पाओ, इस पर क्लिक करते डायरेक्ट टेलीग्राम पे अगर आप पहुंच जाते वो हाइपरलिंक होता। याद रखिएगा हमेशा हमेशा कभी भी आप लोग हाइपरलिंक बनाएंगे, ठीक है ना, हाइपरलिंक बनाएंगे तो हाइपरलिंक का कलर जो है ना वो कैसा होगा, हाइपरलिंक का कलर जो है ना वो होगा ब्लू कलर होगा, और अंडरलाइन जो है ना उसके अपने आप आ जाएगी नीचे, ठीक है ना। अंडरलाइन ऑटोमेटिक ही उसके नीचे आ जाएगी। ब्लू तो कलर होगा, अंडरलाइन ये ऑटो फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ये जब काम होगा ना, कभी भी आप हाइपरलिंक बनाएंगे अपने आप उसका कलर ब्लू हो जाएगा और वो अंडरलाइन हो जाएगा। इस कंडीशन को ही आप लोग क्या बोलते हो, यही कंडीशन होती है ऑटो फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। इसको आप लोग ऑटो फॉर्मेटिंग के नाम से जाना करते हो, यही है आपका ऑटो फॉर्मेट, यही ऑटो फॉर्मेट कहलाता है आपका, ठीक है। तो शायद याद कर ही लोगे आप लोग, ये चीज तो समझ ही गएंगे। टू ओपन ए न्यू प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पूछा है भैया हमसे, इसका भी जवाब देते हैं हम आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा है ये कि हाउ वुड MS वर्ड रिएक्ट इफ अ वर्ड इज रिस्पेक्टफुली रिफ्लेक्टेड। यदि एक शब्द तुरंत पुनरावर्तित होता है तो MS वर्ड किस प्रकार की अनुक्रिया देता है। लो भैया सर ने तुम्हें ये क्वेश्चन बताया था मेरे ख्याल से तो, और अगर बताया था तो तुम बता दोगे, तुम सर को गोदी उठा के नाच लो, मान लो। ये क्या गुड्डे से बेचे जा रहे हो भाई, देखो पेपर में एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। पढ़ाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, बताओ पढ़ाया होगा ना सेम। इसलिए हर क्वेश्चन की जो डिटेलिंग बताता हूँ ना, देखो आलतू फालतू चीज़ में कुछ भी नहीं बताता, जितनी बताता हूँ वो सारी जरूरी बताता हूँ, काम के लिए ही होगी वो चीज़ें। इसका सही आंसर होगा, अच्छा हरी लाइन वाला कौन आ गया, अभी भी ए जवाब दिया है क्या तुमने, तो बहुत गलत बात है भैया, फिर तो बहुत ही गलत बात है। ग्रीन लाइन नहीं आएगी बेटा, लाल रंग की लाइन आएगी, लाल तरंगदार रेखा, रेड वेव लाइन, मतलब ये टा 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 ऐसे लाइन। अगर कोई शब्द रिपीट हो जाता है, सेम वर्ड अगर रिपीट हो जाता है तो इसको आप लोग क्या कहोगे, वो इसमें स्पेलिंग एरर मानता है, रेड कलर। स्पेलिंग एरर के लिए शॉर्टकट की क्या होता है भैया, कोई बताएगा। स्पेलिंग एरर के लिए शॉर्टकट, ठीक है ना, शॉर्टकट की कौन सा है, कीबोर्ड में कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हो आप लोग, स्पेल एरर चेक करना हो तो, ठीक है, स्पेल एरर चेक करना हो तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करोगे। इजी सवाल पूछ लिया। सही जवाब आपका है F7, ठीक है ना, F7 बिल्कुल। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को किसके प्रारंभ में पहुंचा देता है। अगर मैं कीबोर्ड के अंदर होम बटन दबाता हूं तो मुझे मेरा प्रोसेसर किसके स्टार्टिंग में ले आएगा, पेज के स्टार्टिंग में लाएगा, लाइन के स्टार्टिंग में लाएगा, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाएगा, फाइल के स्टार्टिंग में लाएगा। ये 4 ऑप्शन है, बहुत ही इजी सही बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर आप लोग इस बात में हो जाओगे। याद रखना फाइल वाला ऑप्शन तो वैसे भी कट ही जाएगा, फाइल की स्टार्टिंग में लाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप जब MS वर्ड यूज कर रहे हो तो, अदरवाइज तो क्या पता आप लोग फाइल में भी आओ कहीं आओ, पर वर्ड यूज कर रहे हो तो आपके आगे कंफ्यूजन जो है ना, डॉक्यूमेंट भी कुछ नहीं है, पेज और लाइन का आपका है कंफ्यूजन।
होम पेज में जब आप होम की दबाते हो, ध्यान रखना आप लोग लाइन की स्टार्टिंग में आ जाते हो, ना कि पेज की स्टार्टिंग में। इसका सही आंसर डी है। मोस्ट ऑफ द बच्चे इसका आंसर ए करेंगे मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना। बहुत सारे लोग ए आंसर करेंगे, मुझे पता है, ठीक है, पर ए आंसर नहीं है, इसका आंसर डी ठीक रहेगा। लाइन की स्टार्टिंग में आ जाता है। 73 का डी वाला ऑप्शन सही रहेगा आपका, ठीक है ना। काफी जरूरी क्वेश्चन है ये। गलती यही होती है, जल्दबाजी में बस पहले पेज पे आ गए सीधा सा, ठीक है ना। इसका सही आंसर लाइन है, पहली लाइन में ही आ जाओगे आप। अगर लाइन ऑप्शन ना होता चलो फिर पेज लगा देते, कोई बात नहीं। अगला कौन सा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे? अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेटिंग अ पैराग्राफ इन अ वर्ड प्रोसेसर। निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या चीज शामिल होती है आपकी? देखो, सब स्क्रिप्ट का पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से कोई लेना देना है नहीं। पहला ऑप्शन तो आप सीधा ही एलिमिनेट कर दो। क्यों एलिमिनेट कर दो? क्योंकि सब स्क्रिप्ट में तो आप जब फॉर्मूला वगैरह लिखोगे ना तो आएगा आपका, ठीक है ना। तो सर पेज के लिए कंट्रोल प्लस होम है। आ हा बेटा तालियां। एक काम करो बेटा, जहां बैठी हो ना, अपने लेफ्ट गाल पे राइट हाथ से जोर से चपाट मारो, तपाड़। रामखोर इंसान, एक बात बता बेटा, लाडले मेरे छोटे से मेरे गुड्डे गुडिया, जिसने भी पूछा है पहले पेज पे आने के लिए कंट्रोल प्लस होम दबाओगे। अरे तो पहली लाइन क्या पहले पेज में है, आसमान में है, या मंगल ग्रह पे है? बताना। ये पहली लाइन जो है ये पहले पेज पे ही तो होगी। कमाल करते हो पांडे जी आप। पहले पेज की पहली लाइन है तो वो पहली लाइन किस में होगी? पहली लाइन एक्चुअली पहले पेज में ही तो होगी, या चांद पे है, या अलग से किसी ग्रह पे है? भांग पी के बैठे हो क्या? आई समझ में बेटा, या आप भी नहीं आई? अब तो आएगी होगी, ठीक है ना। इज्जत से बेइज्जती जो हो गई। चलो हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सब स्क्रिप्ट तो इसका जो है ना आपका सही आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। सब स्क्रिप्ट तो आंसर हो ही नहीं सकता इसका। अच्छा सर, सब स्क्रिप्ट तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ये तो चलो बात ठीक है, समझ में आती है मुझे। यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पाँव के नीचे लिखने वाला मेथड है। फॉन्ट की अगर मैं बात करता हूं, फॉन्ट भी इसका सही आंसर नहीं होगा आपका, ठीक है ना। अंडरलाइन भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? लाइन स्पेसिंग इसका सही आंसर होगा, स्पेस गैप लाइन वाला, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड फॉर्मेटिंग पैराग्राफ इन अ वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर के अंदर फॉर्मेटिंग पैराग्राफ के अंदर जो है ना आप लोग यूज करते हो क्या? लाइन स्पेसिंग मेथड का यूज किया करते हो, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। लाइन स्पेसिंग मेथड का, ठीक है। ठीक है, चलो समझ गए आप लोग, अच्छी बात है, समझ गए। अगली बात पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट है, यदि आपको कोई फाइल कीबोर्ड के द्वारा शॉर्टकट कीज खोलनी हो तो क्या यूज करोगे? बहुत ही इजी सा सवाल है, सुपर इजी क्वेश्चन है। एकदम इजी सवाल है, ध्यान से देखो तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है? कंट्रोल प्लस में ओ जो है ना इसका सही आंसर रहेगा आपका। देखो कंट्रोल प्लस में ओ जो है ना ये किसके लिए होता है? ये होता है ओपन के लिए होता है। कोई फाइल अगर आप लोगों ने सेव कर रखी है ना, सेव की हुई फाइल को अगर आप लोग ओपन करना चाहते हो तो इसका मतलब है आप कंट्रोल प्लस में ओ जो है ना इसका यूज करोगे। ये कंट्रोल प्लस में ई और आर ये क्या चीज है सर? देखो, आपने कभी एमएस वर्ड के अंदर इस टाइप का कोई बॉक्स देखा होगा, ठीक है ना। ऐसा कोई बॉक्स देखा होगा, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे कुछ लाइनें होती है इस तरीके से, एक साइड कुछ लाइनें होती है, एक इसके अंदर कुछ लाइनें होती है आपकी ऐसे बीच में, ठीक है ना। एक इधर कुछ लाइनें होती है आपकी इधर ऐसे ऐसे, और एक बॉक्स ऐसा होता है जिसके अंदर ये पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा बड़ा होकर बन गया, पर हाँ ठीक है, समझ जाना आप लोग। ऐसा आपने देखा होगा। इस बॉक्स को आप लोग अलाइनमेंट बॉक्स कहते हो, ठीक है ना। इसको आप लोग कहा करते हो क्या? अलाइनमेंट बॉक्स कहते हो। ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट वाला फॉर्मेटिंग टूल है। इसमें अगर आप लोगों को लेफ्ट साइड की अलाइनमेंट चाहिए, लेफ्ट, तो इसके लिए आप लोग यूज करते हो कंट्रोल प्लस में एल, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस में एल यूज करते हो,
ठीक है ना, लेफ्ट साइड, मतलब आपकी लाइनें लेफ्ट साइड लिखी जाएगी, ठीक है ना, लेफ्ट साइड के लिए होगा ये। अगर आपको CTRL प्लस में R करना हो तो इसका मतलब है आप राइट साइड अलाइनमेंट करोगे, राइट साइड के लिए, ठीक है ना। और अगर आपको सेंटर में लिखना है, बिल्कुल मिडिल की आपकी हेडिंग बनानी है, तो उसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा कंट्रोल प्लस में E, ठीक है ना, ये सेंटर के लिए होता है आपका। और ये होता है इक्वल जस्टिफिकेशन के लिए, इसको कहते हो आप लोग क्या, कंट्रोल प्लस में J। और ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका जस्टिफिकेशन के लिए, इसको जस्टिफिकेशन के लिए बोलते हो आप लोग। ये होता है किसके लिए, सेंटर के लिए होता है। ये होता है किसके लिए, राइट अलाइनमेंट के लिए होता है ये आपका। ये अलाइनमेंट वाले बॉक्स हैं आपके, ठीक है ना, इन सभी को आप लोग जो है ना, हाँ जी, राइट है, सेंटर है, शाबाश, R रिप्लेस, ठीक है। और हाँ जी, रिप्लेस करने के लिए R नहीं होता बेटा, कंट्रोल H होता है, ठीक है ना। रिप्लेस अगर करना हो तो उसके लिए R तो राइट के लिए, CTRL प्लस में H जो होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए है ये, ठीक है, ये होता है फाइंड एंड रिप्लेस। कोई इसका एग्जाम्पल देगा, फाइंड एंड रिप्लेस का कोई एग्जाम्पल देगा। कंट्रोल D किसके लिए है आपका, ये होता है फॉन्ट के लिए, फॉन्ट चेंज के लिए, ठीक है ना। अभी सर ने बताया था आपको फॉन्ट चेंज के लिए 3 बताए थे मैंने आपको, एक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में P, एक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में F, और एक फॉन्ट चेंज के लिए भी बताया था, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आपका आएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की होती है ये जो है ना, कहाँ किसके लिए यूज होती है बताओ। माइक्रोसॉफ्ट में एंड की है, वो किसके लिए यूज होती है। थ्री इडियट मूवी, ठीक है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या रहेगा। हाँ भाई, हाँ, आप समझ गए ना बेटा कि लाइन और इसमें क्या फ़र्क होता है, अब समझ में आ गई ना। ठीक है, चलो अब तो एटलीस्ट समझ में आ गया, लाइन के ही एंड में, और पेज तो अपने आप ही एंड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन है, जिसने डी दिया है उसका तो सही है आपका, ठीक है। अगला है कि शॉर्टकट की के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए किसका यूज करते हैं। टू सेंटर द पैराग्राफ यूजिंग द शॉर्टकट की, शॉर्टकट की के लिए आप लोग जो कौन सा यूज करते हैं, ये भी सर ने अभी बताया था आप लोगों को। जल्दी बताइए, बस 3-4 मिनट का लेक्चर और बाकी है। तीन चार क्वेश्चन ही और बाकी है हमारे, वो पूरे करेंगे, 80 तो पूरे करेंगे। कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस में सी तो करते हो आप लोग कॉपी के लिए, ठीक है ना, ये तो आपकी जाहिर सी बात है कॉपी है। कंट्रोल प्लस में सी, कंट्रोल प्लस में एक्स और कंट्रोल प्लस में वी, ये तीनों की यूज होती है क्लिप बोर्ड के थ्रू, ठीक है ना। ये क्लिप बोर्ड के मेमोरी में यूज होती है। क्लिप बोर्ड जो है ना आपका, इसको आप कहते हो एक टाइप की टेम्परेरी मेमोरी के नाम से जानते हो, अस्थाई मेमोरी के नाम से। जब भी आप कुछ कॉपी करते हो तो वो कॉपी होते ही जो है ना आपका वो कहाँ जाता है, कॉपी होते ही आप लोगों का वो क्लिप बोर्ड में चला जाएगा। कट करते हो, इसका मतलब होता है कट करने का मतलब होता है मूव करना। कॉपी में तो मतलब वहां पे भी पड़ा रहेगा, मूव करते हो एक जगह दूसरी जगह तो आपका वो चला जाएगा दूसरी जगह पे, तो भी वो क्लिप बोर्ड में जाएगा। और इसका मतलब होता है क्या, आपका पेस्ट करना, ठीक है ना, ये पेस्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है। और इसका तो सही आंसर क्या है आपका, ये वाला, ये अभी मैंने बताया था फाइंड एंड रिप्लेस वाला, ठीक है ना। मैंने अपनी क्लासों में बहुत बार एग्जाम्पल दिया हुआ है आप लोगों को इसका। और आर का मतलब राइट के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आपका आ रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वुड यू चूज टू मूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखो अभी सर ने बताया था, इसी का ही सेम आंसर अब आप दे सकते हो मुझे, कौन सा ठीक आंसर रहेगा।
अभी सर ने बताया था ये। कल तो संडे है, मंडे को क्लास करेंगे शाम को 7 बजे से 8 बजे, ठीक है। इसका आंसर अभी सर ने बताया था ना आप लोगों को, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, कट एंड पेस्ट, ठीक है ना। कट एंड पेस्ट यानी कि CTRL प्लस में X करोगे तो कट हो जाएगा, और CTRL प्लस में आप लोग V करोगे, क्योंकि मूव कर देते हो ना आप लोग कट एंड पेस्ट में। तो अगला कौन सा क्वेश्चन है आपका, जल्दी बताइए, बस 80 पूरे करेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस में B इन वर्ड। कंट्रोल प्लस में B जो है ना, इसका आप लोग क्या यूज करोगे, कंट्रोल प्लस में B, इसका कहाँ यूज होता है आपका। इसका यूज होता है आपका बोल्ड सिलेक्टेड वर्ड, जो वर्ड सिलेक्टेड, अच्छा बोल्ड और अनबोल्ड दोनों करने के लिए आप लोग भी इसी का यूज करते हो। कंट्रोल प्लस में बी, आई और यू, ये तीनों इकट्ठे दिखाई देते हैं ना। आई इटैलिक करता है, यू अंडरलाइन करता है, बी बोल्ड करता है आपका, ठीक है। क्लिप बोर्ड से द शॉर्टकट की टू यूज द पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम क्लिप बोर्ड। देखो क्लिप बोर्ड से ही पेस्ट होके आता है, क्योंकि मैंने अभी कहा था टेम्परेरी मेमोरी जो है ना आपकी, वही है आपकी, ये भी याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है,